नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी की का हो गया है। बात होने जा रही है दीपावली बोनैंजा गिफ्ट की। आप कहेंगे दीपावली नहीं आई, मैं कहूंगी दीपावली का तोहफा पहले आ गया है। दीपावली तो आ ही गई समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली से पहले ही देश को दिवाली का गिफ्ट दे ही दिया है। देश में सब कुछ सस्ता हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से अब महंगाई का सियासी मुद्दा ही खत्म हो गया है। देश में अब 4 नहीं, जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब ही रखी गई है। यानी कि पहले जो 2, 5%, 12%, 18% और 28% ये 4 स्लैब्स हुआ करती थी, अब इसमें से 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% का जीएसटी स्लैब ही रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा के घरेलू सामान पर जीएसटी या तो 0 कर दिया गया है या फिर 5% रख दिया गया है। बहुत लंबी लिस्ट लेकर आई हूं। देखिए मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 पन्नों की ये लिस्ट है। एफएमसीजी मार्केट से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक, सीमेंट से लेकर मेडिकल सेक्टर तक, एजुकेशन सेक्टर तक, सारी लिस्ट मेरे पास है। आपको आज अगले 1 घंटे के अंदर कहानी कुर्सी की आप बड़े गौर से देखिएगा, विश्लेषण सुनिएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके घर तक पहुंचने वाला सामान अब कितना सस्ता होने जा रहा है। पहले कितना महंगा था वो भी, और अब कितना सस्ता होने जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल रखती हूँ आपके सामने, पैकेट वाला दूध हर किसी के घर में आ रहा है। छेना हो, पनीर हो, पिज्जा, ब्रेड हो, रोटी हो, 0 टैक्स स्लैब में इन्हें डाल दिया गया है। यानी कि इन सामान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी ये सस्ते हो जाएंगे। तो वहीं शैम्पू, तेल, साबुन जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान में भी 5% टैक्स स्लैब इसमें शामिल किया गया है। तो एक एक करके हम हर प्रोडक्ट की बात करेंगे, हर सेक्टर की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको एक बार परिचय करवा देती हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सुबह से गानों में एक आवाज हर्षवर्धन जी चल रही है, वो तोहफा 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 लाया लाया, तो वो वैसे ही लग रहा है मुझे। दूध, दही, घी, पनीर, चीज, ड्राई फ्रूट, ये सब ऐसे थे जिसमें से अगर मैं आपको कुछ पुराने टैक्स स्लैब बता दूं, तो जैसे बटर की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, 12% के टैक्स स्लैब में था, लेकिन अब ये 5% में आ गया है। पराठा, इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती, खाकरा, पिज्जा अगर ये कोई खरीदता था, पहले इस पे 18% टैक्स लगा करता था, लेकिन अब यही जीएसटी स्लैब 0% हो गया है। यहाँ पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिल्क की बात की मैंने, पनीर की बात की, ये एक बड़ी राहत है। ये बड़ा आराम मिलने जा रहा है, खास तौर पर लोअर इनकम ग्रुप को। देखिए, मुझे लगता है कि जहां से आपने शुरू किया ना कि दीपावली भले अभी दूर है, लेकिन दिवाली का तोहफा मिल गया है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई चीज स्वयं कहते हैं तो उसके लागू होने की गति और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अब गति इतनी तेज थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसका ऐलान किया और 22 सितंबर को ये लागू हो जाएगा। कल रात में बैठक का पहला दिन था, तो उन्होंने, निर्मला जी ने बताया। और सबसे जो अच्छी बात है कि राज्यों को रेवेन्यू का लॉस होगा, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे इसकी बात होगी। कुछ उन्होंने अपना एक तरीका निकाला है, लेकिन किसी भी राज्य ने आपकी कीमतें सस्ती करने के राह में कोई बाधा नहीं डाली। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, उसको उसी स्पिरिट ने सभी स्टेट्स ने उसको लागू किया। और जब हम कहते हैं कि कितना, तो टोटल अगर कैटेगरीज कहेंगे तो करीब करीब 400 कैटेगरीज होती है, जो अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट को रखा जाता है। जीएसटी की जो कमेटी होती है उसमें 391 कैटेगरीज, यानी लगभग 391 श्रेणी में आने वाले उत्पाद वो सस्ते होंगे। कुछ बहुत सस्ते हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा कम सस्ते होंगे। और उसका बाकायदा जस्टिफिकेशन दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा गया है, कौन सा इस कैटेगरी में रखा गया, तो उसकी वजह क्या है। और जो सबसे बड़ी बात कि अब ज्यादा झंझट नहीं होगी। 2 ही स्लैब है। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा वाला भी तो है भाई। तो अगर शौक बड़े पालना है, कहते हैं ना कि हाथी पाला है, तो फिर उसके लिए तो इंतजाम करना होगा। लेकिन सामान्य चीजें करने वाले लोगों के लिए प्राइवेट जेट पे तो है 40%, सिगरेट पे है 40%,
तो जिसको हम सिन प्रोडक्ट कहते हैं, सिन गुड्स कहते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें बहुत अच्छा फैसला। बस एक राइडर में जोड़ दूं जो बड़ा जरूरी है जी, सरकार ने तो सब कुछ दे दिया, ये हमारी जो कंपनियां हैं, हमारे जो उद्योगपति महोदय लोग हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा भैया, पूरा का पूरा पास ऑन कीजिएगा। और ठीक है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में थोड़ा चाहिए होगा तो उतना भर ले लीजिएगा, लेकिन बाकी तो ग्राहक को दीजिएगा, बस इतनी उम्मीद। अब मैं कंपनी का नाम लिए बगैर ये कहती हूँ कि जो प्रोडक्ट विजय जी हमें एक दाम में 500 ग्राम पहले आया करता था, अब दाम बढ़कर 400 ग्राम मिल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कम से कम उसे 500 ग्राम पर लेकर आ जाएं। और जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे उस पर थोड़ा सा व्यापारी गण भी ध्यान दें। लेकिन मैं एक बार फिर से एफएमसीजी मतलब प्रोडक्ट्स इसको और थोड़ा सा अच्छा कर दें कि मोदी जी कहते हैं किसी भी चीज में बिचौलिया नहीं रहेगा। हाँ। तो कृपा करके उद्यमी महोदय लोगों, आप लोग बिचौलिया मत बनिएगा। सरकार ने बहुत बड़ा सुधार किया है, ये जनता को भी लगे कि पूरा का पूरा सुधार आया है। ठीक। मैं लोअर इनकम ग्रुप की बात को लेकर खासतौर पर विजय जी आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान है कि बजट जब आया था देश का, उस वक्त भी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको सबसे बड़ा फायदा दिया था इनकम टैक्स स्लैब में, उन्हें सबसे बड़ी राहत मिली थी। ऐसे में अब जो उन्हें वहां पर तो एक राहत मिल गई, अब उनके किचन का सामान अगर सस्ता हो जाता है, अगर रोजमर्रा का टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर अगर ये सस्ता हो जाता है, शैम्पू, बिल्कुल, तो रोजमर्रा का तो सीधा सीधा फायदा है उनका। जितना अर्न कर रहे हैं उतना वो लगा सकते हैं, खपत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि मैं इसको लोअर इनकम ग्रुप से ज़्यादा ये मिडिल इनकम ग्रुप पर फोकस किया गया है। सारा का सारा ये जो जीएसटी है उसका ज़्यादा बड़ा फोकस मिडिल इनकम ग्रुप पर है, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, तो वो उनके अंडर कंट्रोल कह लीजिए। ठीक, उसके लिए तो आप वैसे ही मुफ्त बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और लोअर इनकम ग्रुप को भी फायदा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि उनको फायदा नहीं होगा, लेकिन फोकस जो है वो सरकार का वो मिडिल इनकम ग्रुप पर है। और इसलिए आप देखिए जितनी चीज़ें हैं वो मोटे तौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए यूज़ करने वाली है। वो टीवी हो, वो कार हो, वो बाइक्स हो, वो एयर कंडीशनर्स हो, खाने पीने की चीज़ों को आप सबके लिए मान लीजिए, वो तो सभी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो मोटे तौर पर हेल्थ को भी ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिस तरह से किया गया, हालांकि हम लोग पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस पे चर्चा की है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिर मेडिकल सेक्टर पे आऊंगी तो हाँ, तसल्ली से उस पर भी बात करेंगे। मैं दो तीन चीजें अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। हाउस होल्ड आइटम में भी जो फीडिंग बॉटल्स हैं, बेबी नैपकिन्स हैं, डायपर्स हैं, वो पहले 12% टैक्स स्लैब में आया करते थे, अब वो 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं। किचन की यूटेंसिल्स हो गए, यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास और वुड से बनी हुई जो सामान हुआ करते थे वो 12% के जीएसटी टैक्स स्लैब में थे, अब वो 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में हो गए, यानी कि ये भी सस्ता हो गया। आपको हेयर ऑयल का हम लगातार ग्राफिक दिखा ही रहे हैं। सुइंग मशीन की अगर बात कर ले, रबर बैंड्स की बात कर ले, अब कहने को आप बोलेंगे कि रबर बैंड तक की मैं बात कह रही हूँ, लेकिन ये छोटी 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 चीजें होती हैं जिस पर आप सोचिए आप 12% टैक्स दे रहे थे, अब उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। विजय जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक जो हर्ष जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि क्या जो इंडस्ट्री है वो इसको डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा रही है जहाँ के लिए सरकार ने मंशा की है। तो रात को मैं देख रहा था जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने इसको बहुत डिटेल में बोला कि जो जीएसटी के रूल्स हैं उसमें भी, मैं रूल का नंबर भूल गया, 112 या कुछ बोल रहे थे वो, उसमें इस बात का जिक्र है कि ये ना हो कि इंडस्ट्री जो जीएसटी की छूट दी गई है उसको अपने मुनाफे में बदल ले। इस पर वो नज़र रखेंगे, मतलब कोई कानून के तौर पर नहीं है लेकिन नज़र रखेंगे। और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये मोटे तौर पर इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो खपत थी, कंजप्शन था, जो मार्केट में डिमांड थी वो कम हो रही थी। तो ये जब जीएसटी कम हुआ तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनके लिए मार्केट बड़ा हो जाएगा। उस वजह से वो क्यों चाहेंगे कि उसमें से थोड़ा सा करके अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पूरे मार्केट को नुकसान पहुंचाए, तो वो एक बड़ा काम है। लेकिन एक सवाल बार बार मन में उठता है कि भाई 8 साल से ये सब चल रहा है जीएसटी को लेकर, इतने कॉम्प्लिकेशंस पर, इतने स्लैब्स को लेकर, अब क्यों किया गया? तो उसका एक लाइन मुझे किसी फाइनेंस के जानकार मित्र ने रात को फोन करके कहा कि डर सबको लगता है। ठीक है, तो आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए ये किया गया। और प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को ऐलान किया था तो लग ही रहा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बेहतर काम हुआ है और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है।
इंडस्ट्रीज के लिए भी फायदेमंद है और जो कंज्यूमर है उसके लिए भी फायदेमंद है, दोनों के लिए। ये मैं केवल सिर्फ इसमें कंज्यूमर एक शब्द और जोड़ देती हूँ, ये सरकार के लिए भी तो विनोद जी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पा रहे हैं। जहां तक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है, वहां पर भी कोई सवाल जो है चिपक नहीं रहा है सरकार के साथ। एक दो सवाल ऐसे हैं जो लगातार उठते रहे इस सरकार के खिलाफ कि आपने बेरोजगारी और जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है उससे निपटने के लिए आपने क्या किया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है महंगाई को कम करेगा, पॉकेट फ्रेंडली होने लग गया है बाजार आम उपभोक्ता के लिए, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो। इसमें मैं थोड़ा सा किसानों को और जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। जो फार्मर इरिगेशन सेक्टर में जो जीएसटी है विनोद जी, अब मैं ट्रैक्टर्स की बात करती हूँ, एक्सेप्ट रोड ट्रैक्टर्स जो सेमी ट्रेलर्स है, इंजन कैपेसिटी मोर देन 1800 सीसी, तो जो ट्रैक्टर्स है उसमें जो पहले 12% टैक्स था वो अब घटकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के जो टायर है या टायर ट्यूब्स हैं उन पर 18% टैक्स लगा करता था, वो 5% हो गया है। ब्रेक हो गए, गियर बॉक्स हो गए, क्लच हो गया, व्हील्स हो गया, यानी कि आप ट्रैक्टर के जितने भी पार्ट्स की बात करें उस पर भी जीएसटी घटाकर 18 से सीधा 5% कर दिया गया है। फिर चाहे स्प्रिंकलर हो, हैंड पंप हो, कंपोजिटिंग मशीन हो, पोल्ट्री बी कीपिंग मशीनरी हो, ये सब सस्ते हो गए हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि सरकार के भी लाभदायक है, सरकार के लिए भी। तो कोई भी सरकार जो होती है चुनी हुई, वो अपने नागरिकों का ध्यान रखती है, उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य है। ठीक है, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके तहत कई बार राहत देना भी चाहती, नहीं दे पाती है, आर्थिक चुनौतियां होती हैं, लेकिन हर सरकार की एक नीयत होती है कि भाई जितना ज़्यादा राहत दे सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी, तो सबको ये विश्वास था कि जल्द ही इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त से लाल किले से प्रधानमंत्री की घोषणा का एक मतलब होता है, एक महत्व होता है। और सोने में सुहागा हो गया ट्रंप साहब का टैरिफ, जिसने जो है हमारे जो निर्यातक हैं, जो यहाँ से माल भेजते हैं, उसको लेकर के, जिस तरह की जॉब्स को लेके हर तरह का एक आर्थिक चुनौती सामने आ गई। तो ऐसे में घरेलू बाजार को भी मजबूत करना है, और घरेलू बाजार जो है कि मजबूत होगा तब जब उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, तो कम से कम राहत मिले निर्माताओं को भी, व्यापारियों को भी, और उस दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अपेक्षा और इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी, मांग भी बहुत पहले से हो रही थी, काफी समय से विपक्ष भी मांग कर रहा था लगातार कि स्लैब कम किया जाए। सर, मैंने तो ये भी देखना शुरू कर दिया कि इसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, देखा कि राहुल गांधी ने ये काम भी करवा लिया सरकार से। क्रेडिट वॉर तो चलेगा, राजनीति में, डेमोक्रेसी में क्रेडिट वॉर तो चलता है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने कदम उठाया है तो स्वागत योग्य है और जनता के हित में भी है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों वाला आपने जो कहा ना, बाकी जो पे हमारे मित्र लोग चर्चा कर चुके हैं, हर्ष जी और विजय जी, किसानों पर फोकस सरकार का इसलिए भी है कि किसान सबसे ज्यादा अमेरिका के निशाने पर तो किसान है। बिल्कुल, और अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत करना बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, किसान आंदोलन के जमाने से भी, कि भाई किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। सरकार का वादा था कि 2022 तक दुगनी कर देंगे। ठीक है, कई कारणों से अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम राहत तो दी जाए। तो जो इक्विपमेंट्स हैं, फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गए, उनके पार्ट्स हो गए, टायर ट्यूब, ये सब आजकल, अब बैलों से खेती का जमाना तो गया, अब तो छोटे किसान भी क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर किराए पर मंगवा लेते हैं, उससे जुताई करवाते हैं, खेती किसान करवाते हैं। खुश हो रहे होंगे निश्चित ये होने के बाद। निश्चित रूप से किसानों को खुश होना भी चाहिए और होंगे भी, क्योंकि जब वो जाएंगे बाजार, मान लीजिए ट्रैक्टर तो एक बार खरीदा जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसके पार्ट्स, टायर ट्यूब, ये तो एक प्रक्रिया है, पंप सेट का, वो सारी चीज़ें, वो ट्यूब वगैरह जो होते हैं, तो उसमें उनको राहत मिली है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि इतना बड़ा इसका दायरा हो गया वस्तुओं का, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, और हर क्षेत्र को छुआ गया। उसमें मेडिकल क्षेत्र भी है, इंश्योरेंस सेक्टर भी है, यहाँ पे FMCG सेक्टर भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है। और मैं हर्ष जी की बात से 100% सहमत हूँ, उनके राइडर से, कि कंपनियां इसमें चालाकी न करें, क्योंकि जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं जिनमें GST इंक्लूडेड होता है, मान लीजिए आप खाना खाने जाते हैं या कोई जहाँ अलग से GST ले जाता है, वहाँ तो कम हो जाएगा, क्योंकि बिल में जो है वो पहले 18% का था, 10%, 12% जो भी वो आ जाएगा लग कर। लेकिन जिनमें इंक्लूडेड है GST, पता लगा उनकी कीमत बढ़ा दें और GST कम कर दें, तो ये ना करें। कम से कम जो GST का लाभ है कम किया सरकार ने एक अच्छे उद्देश्य से, कि जिससे उपभोक्ताओं को भी लाभ हो, बाजार को भी लाभ हो,
उस लाभ को पास ऑन करें कंज्यूमर तक। इसमें कंपनियों की भी भलाई है, सरकार का उद्देश्य भी सार्थक होगा और उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी। जी, अब हम मेडिकल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो जो मेडिसिन है और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन पर भी लगने वाले जीएसटी के स्लैब को घटाया गया है, दर को घटाया गया है। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, कैंसर ड्रग्स हैं, जिस पर 5 से लेकर 12% तक का टैक्स लगता था, अब उसे शून्य कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है जो मेडिकल सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में जो हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, सिद्धा होम्योपैथी दवाइयाँ, इस पर भी 12% का टैक्स हुआ करता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें, इस पर भी 12% का टैक्स था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप, आजकल हर दूसरे तीसरे घर में हम जानते हैं कि कोई ना कोई डायबिटिक है ही सर, और डायबिटिक पेशेंट है तो उसके पास इस तरीके का ग्लूकोमीटर होगा ही होगा। और फिर आप बार बार तो ग्लूकोमीटर नहीं लेते हैं, फिर आप उसकी टेस्ट स्ट्रिप्स बार बार खरीदते जाते हैं। तो उस पर भी 12% का जीएसटी था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। थर्मामीटर पर 18% था। किस घर में थर्मामीटर नहीं खरीदा जाता है, और साल भर के अंदर उसकी बैटरी खराब हो जाती है, नहीं तो थर्मामीटर खराब हो जाता है, आपको हर बार एक नया खरीदना पड़ता है। उस पर भी 18%। कोविड के टाइम में तो थर्मामीटर की इतनी बिक्री बढ़ गई थी, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, जी, डायबिटीज को भी, जिससे नहीं भी घर में हिस्ट्री रही हो, उसने भी खरीद के अपनी चेक की है कि कहीं मैं बीपी मशीन जो है आजकल जो डिजिटल आ रही है, जी, सबका जो है। तो सर्जिकल ग्लव्स से लेकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट तक सब में जीएसटी दर घटी है। और लेकिन लाइफ सेविंग मेडिसिन में इसे 0% कर दिया गया है, खासतौर पर कैंसर ड्रग्स। देखिए, जो कल निर्मला सीतारमण जी ने जो स्लैब 8 और 18% के, जो 5 और 18% के जो डिक्लेयर करे, उसमें मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी राहत दी गई है। अगर आप देखेंगे तो भाई लाइफ इंश्योरेंस को 0 कर दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस को भी 0% पर कर दिया गया है, और जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल सरकार को रेवेन्यू 16,000 करोड़ रुपए का जो मिला था लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से, मुझे लगता है कि सरकार ने एक बड़ा दाव इस पर चला, और सरकार को लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस को अपने आप को कवर करें। और जिस तरीके से आजकल मेडिसिन महंगी होती गई है, जिस तरीके से हेल्थ ट्रीटमेंट आजकल प्राइवेट अस्पतालों के अंदर महंगा है, हालांकि सरकार की तमाम योजनाएं उसको लेकर चल रही है, लेकिन सरकार को लग रहा होगा कि भाई हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, कि भगवान न करे कभी किसी को किसी हेल्थ की समस्या है, सब स्वस्थ रहे, लेकिन जब समस्या आती है तो उसका जो बजट लोगों का बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ध्यान दिया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, जैसे कैंसर को लेकर जो दवाइयाँ थी उसकी जीएसटी सरकार ने लगभग कम कर दिया है। थर्मामीटर को लेकर जो आपने बताया वो पूरा 5% पर लेकर आ गई है सरकार। तो तमाम हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो बीमा सेक्टर हो, सरकार ने हर जगह कोशिश की है कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और गरीब से गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कर सके। और उसके ऊपर टैक्स का जो लायबिलिटी बढ़ रही ज़्यादा थी, जिसकी मांग की जा रही थी कि भाई रिच क्लास है, जो सुपर रिच क्लास है, उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, वो तो अफोर्ड कर लेता है, गरीब वर्ग इससे बहुत परेशान था। तो सरकार ने, मुझे लगता है, मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जो जीएसटी को 0 कर दिया है इंश्योरेंस के, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेके, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा काम है। अब उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लेंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई कंपनियां जनता को पास ऑन करे, अब ऐसा तो होता नहीं है ना। आप देखिए क्रूड ऑयल की जब प्राइस कम होती थी, तो पेट्रोल डीजल की कंपनियों ने क्या रेट कम किए थे क्या? कंपनी ने तो पैसा पूरा मुनाफा लेकिन बता रहे अभी भी जैसे पेट्रोल भी कम अभी नहीं रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सरकारी लेकिन कंपनियां कंज्यूमर को पेट्रोल फायदा डीजल पहुंचा कम नहीं करती, मतलब मार्केट कम आपको ये होने लग पे। रहा है कि ये शक है जहां से हर्षवर्धन जी ने शुरुआत की थी, कि शक बराबर बना हुआ है। कंपनी मुनाफा कमाने के लिए होती है, कंपनी चैरिटी के लिए नहीं होती है। कंपनी अब इसको कैसे अपने मतलब एक हाथ लेकिन जेब वो में तो आपके check and डालेगी, balance बनाने का काम भी सरकार नहीं, का है। सरकार का है, लेकिन कंपनियां एक जेब में आपके डालेगी तो दूसरे जेब से निकालने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी कि उतना पैसा उनके पास वापस लौट कर आ जाए। अब ये सरकार को देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी तो है ना सर कि इस वक्त मार्केट में ज्यादा पैसा रेगुलेट हो पाए, कंजम्पशन ज्यादा बढ़ पाए, एक भरोसा मार्केट में भी बढ़ पाए। खासतौर पर जहां विनोद जी ने इशारा किया था, विजय जी ने भी इशारा किया था कि ये ट्रंप के टेरिफ वॉर से भी तो यहाँ पे अपने मार्केट में एक भरोसा कायम करना है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल है, और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने जो
राहत दी है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, सभी वर्गों को जो राहत दी है वह जनता तक प्रॉपरली पहुंचे, उसका फायदा जो कंपनियां मुनाफा बनावे न दे सके, जनता तक बात का पहुंचे। सरकार ये सुनिश्चित करेगी, और जनता, सरकार ने बेसिकली जनता के लिए कहा है कि कंपनी को तो राहत दी नहीं है कि भाई हम आप कम कर रहे हैं, इतना आप अपने इसमें एडजस्ट करके आप मुनाफा कमाओ। निश्चित रूप से जब जनता को राहत दी है तो सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह लाभ जनता तक ही पहुंचे। विनोद जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे नहीं, थे? मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि देखिए, कंपनियों में जो बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कैसे कंपनियों का मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी ग्रोथ हो, तो वो बैठेंगे इस पर। और उसमें कुछ जो होशियार लोग होंगे, चतुर सुजान, वो कहेंगे भाई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपये है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो बोले कि कीमत अगर इसमें जीएसटी कम हो गया, 0% हो गया, तो मान लीजिए 18-20 रुपये कम हो गए, 80 रुपये हो गए, तो बोले ऐसा करो, इसकी कीमत जो है वो कर दो 100 रुपये, समझे, और जीएसटी 0% है। तो इस तरह की चालाकियां कॉर्पोरेट सेक्टर में हो सकती हैं। ये मैं जोड़ूं कि पहले सर को खत्म, ये नज़र रखना भी चाहिए। और अब सरकार कैसे करेगी, लेकिन सरकार खुद चाहेगी कि लाभ कंज्यूमर तक पहुंचे, तभी तो उसका फायदा है। वो क्रूड ऑयल वाली बात ना हो कि जिससे रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, इतने उसमें खरीद रहे हैं, दुनिया को हम दे रहे हैं दूसरे देशों को, लेकिन कंज्यूमर को फायदा, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो चलो वो सरकार, क्यों वो भी प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक सेक्टर कंपनियां खरीद रही हैं। तो मुझे लगता है इस जीएसटी का फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, इसमें सरकार भी चाहेगी और लोगों को भी तभी इसका लाभ मिलेगा। जी, आप मैं केवल इसी में एक बात जोड़ रहा था, ये चिंता तो वाजिब है, ये रात को भी इस पर चिंता पर चर्चा हुई, लेकिन एक खबर मैं बताता हूँ आपको। नोएडा में करीब 1500 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, 1500 करीबन, 1.5, अकेले नोएडा की बात कर रहा हूँ, और उसमें से 90% जो है वो एक कोलैप्स के लेवल पर आ गई हैं इस सारे चीज़ों को लेकर, टैरिफ को लेकर और सारे को। तो अब वो क्या चाहेंगी कि वो जीएसटी का मुनाफा कमाए या मार्केट को सस्टेन करने के लिए जो चल रहा है उसमें काम करें। उनके लिए बेहतर होगा ना कि सस्ता माल वो बाजार में खड़ा कर दे। 10 रुपए कमाने की बजाय 100 रुपए कमाने की जो संभावना उनके पास बनती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाए। सरकार की जो ये पूरी पॉलिसी है, ये कंज्यूमर फ्रेंडली तो 100% है, लेकिन ये इंडस्ट्री फ्रेंडली भी है। और इंडस्ट्री को आप कंज्यूमर से अलग मत मानिए ना, वो भी पार्ट ऑफ द कंट्री है। इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तभी पूरे देश की प्रोग्रेस होती है जी। तो उसमें इंडस्ट्री में जिस तरह का एक स्लम्प आ रहा था, मार्केट नहीं मिल रहा उसको, कंजप्शन नहीं हो रहा, उसका डिमांड नहीं बन रही, उसको ध्यान में खास तौर से रखा गया है। स्लैब्स को वो स्लैब्स का जो कम किए वो तो एक कॉम्प्लिकेशन था, एक टेक्निकल मामला है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो सरकार के लिए भी आसान हो गया, जो काम लोग ले रहे हैं उनके लिए भी हो गया। लेकिन सरकार का फोकस ये है कि जो हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं खास तौर से, वो बंद ना हो, क्योंकि और वो बंद कब नहीं होंगी कि जब उनका मार्केट में प्रोडक्ट चला जाएगा, प्रोडक्ट कब जाएगा, उनको मार्केट मिलेगा, प्रोडक्ट कब मिलेगा। अब वो 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में जो सरकार ने किया उसको वापस 100 रुपए में कर देंगे तो वो तो वहीं खड़े रहेंगे। नहीं, ये लेकिन ये मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े कॉर्पोरेट है ना, नहीं, ब्रांडेड, मैं अब इसे वो इस थोड़ा तरह का सा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं करें, मतलब इस तरह की शंका नहीं, ये शंका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका पर्पज क्या है पूरे के पूरे। सर, हमारे शो का पर्पस क्या है, मैं उस पर्पस पे लेकर आती हूँ। पर्पस केवल मार्केट नहीं समझना है, पर्पस कुर्सी पर पहुंचना और कुर्सी पर बने रहना भी समझना है, क्योंकि कहानी कुर्सी की है ना। हर्षवर्धन जी से थोड़ा सा मैं जरा बिहार इलेक्शन से जोड़कर आपसे पूछती हूँ, ये जो फैसला लिया गया, ये दिवाली ऑफर या नवरात्र सामने है, आप वो सारे ऑफर से जोड़कर देख लें, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति है, भारत पर कहाँ टैरिफ वॉर का कितना असर है। मैं इसे बिहार इलेक्शन से जोड़ती हूँ, इलेक्शन फेस्टिवल। हाँ, अब ये बताइए, ये बूथ मजबूत हो गया मोदी जी का? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई भी पॉलिटिक्स बिना इकोनॉमिक्स के चलती नहीं है। ये कई बार लोग कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल मसला है, इसमें इकोनॉमी मत ले आइए। इकोनॉमिक्स अगर सही नहीं रहेगी तो आपकी पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती। गांधी जी को भी बजाज साहब चाहिए थे, तो ठीक है, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अंत में इकोनॉमी तो चाहिए। अब एक आंकड़ा मैं जरूर बताऊं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ना कि आखिर सरकार ने अब क्यों किया, और मैंने उस दिन भी कहा था जब 15 अगस्त को हम लोग बात कर रहे थे, सरकार ने जो 8 वर्ष लगे, 16 में इसको लागू किया था, अप्रैल 2017 से लागू हुआ, तो 8 वर्ष जो लगे, 8 वर्ष का बाकायदा कंप्यूटेशन शीट है, बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। उन्होंने देखा कि आखिर हमने अचीव क्या किया और कहां जाकर अब इसे हमें लोगों को इसका लाभ जो हिस्सा है वो पहुंचाना है। एक आंकड़ा, 2017 में जो जीएसटी टैक्स पेयर का बेस था, 66,50,000 लोग जीएसटी देते थे, और अभी कितने लोग देते हैं? 1,50,00,000, यानी 60 दूना 120, ये हो गया 2.5 गुना ज्यादा।
यानी सरकार ने 8 साल में जो टैक्स पेयर बेस था वो 2.5 गुना बढ़ा। अब टैक्स पेयर बेस क्या हवा में आएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जिस तरह से मूव कर रही है, और जो बार बार कहा जाता है कि टैक्स ब्रैकेट में लोग आ रहे हैं, टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं कि नहीं, वो आ रहे हैं। अब आ तो गए, पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक और आंकड़ा है FY 24-25 मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 22,08,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन आया है जीएसटी का जी। यानी एवरेज जो CAGR है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, क्या है? 18% की है। इसका मतलब जिस MSME, जिस कंज्यूमर मार्केट की बात हम करते थे, वो यहां है। अब इस आंकड़े को ले चलते हैं बिहार चुनाव। बिहार के चुनाव में 12 लाख की टैक्स छूट वाला है। बिहार की चुनाव में 28 से 18, 18 से 5, 12 से 5 वो वाला ग्राहक है, और जो भी छोटा मझोला उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है वो है। अब इसका एक दूसरा परिणाम क्या होगा? जो विजय जी कह रहे थे उसको थोड़ा मैं और बढ़ाता हूं। वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप 10 रुपया कमाने के चक्कर में पड़ गए और आपने मार्केट खराब कर दी, यानी जहां आप जा रहे हैं कंज्यूमर को लगा कि हम तो जस के तस खड़े हैं, तो डिमांड नहीं जनरेट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसका आपने 50% भी पास ऑन कर दिया, जैसे मैं थोड़ा सा मतलब एक बहुत कंजर्वेटिव स्टेटमेंट लेता हूं, तो 50% पास ऑन कर दिया, सरकार ने 50 छोड़ा, आपने 25 छोड़ा। अब आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल हो जाएगी। यानी ग्रोथ मल्टीपल होगी तो ये जो टैक्स नेट है जो 1,50,00,000 है वो बढ़ जाएगा, जो रेवेन्यू 22,08,000 करोड़ है वो बढ़ जाएगा, जो ग्राहक को मिलना है जो 128 रुपए की चीज है वो 115 रुपए की, 112 रुपए की हो गई। जो उद्योगपति है अब कच्ची पर्ची कम बनेगी। यानी जो गड़बड़ होती थी तो कहता था ना भाई, उसने कुछ बिल बनाया, आपने कहा 18%, तो कहा रहन दो, कहे अच्छा 5% कहे बना दो। यानी एक तरह से ये सबके लिए विन विन है। और जब ऐसी विन विन सिचुएशन होती है तो पब्लिक का मूड बनता है जो चुनाव के वक्त बूथ को मजबूत करता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं एक तो उदाहरण इसको देता इस हूं। तरह से देखेंगे नहीं, तो ये ठीक से मैं एक समझ उदाहरण देता हूं अपना। जी। मुझे सोफा लेना था घर के लिए, दो साल पहले की बात है। मैं गया, वो मार्केट कौन सा है ना, कीर्ति नगर वाला। हाँ। सर एक छोटा सा, आप अपने सोफे का रेट मत बताइए सर, नहीं तो हम लोग बेवजह परेशान केवल लोअर इनकम ग्रुप के लोगों की बात तो हम लोअर की बात कर रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप पर भी आ गई है, ऐसी बात नहीं है। अब से मुझे नहीं मैं पता। कहता हूँ कैसे कंज्यूमर का माइंड बदलता है, वो मैं बता रहा हूँ। अब जब पूरा मैंने पसंद कर लिया हम, और वहां पर जब उसने पूरा बताया और GST लगाया 28%, तो अब मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए का अगर सोफा है और उसमें 28% हो गया, 28,000 और लग गया, तो मूड बदल गया यार 28,000 हम क्यों दे भैया, मैं नहीं लेना, नहीं लिया, ये मैं करो। अब ले लीजिए। नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अब तो ले ही लेंगे अगर उसमें। अब मान लीजिए वही जिस तरह हर्ष कह रहे हैं, हर्ष जी की बात कहोगे, अगर 5% होता हो तो चलो यार 5,000 रुपये और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्क पड़ता है कंज्यूमर पे कि जब कम टैक्स होता है तो उसको फिर पक्का बिल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी लगता है टैक्स दे। अंडर इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। 1 लाख का बिल हमने कहा 70,000 का बिल बना देते हाँ, हैं, अंडर उस पर दे दो। इन्वेस्टिंग फिर अंडर इन्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। लिस्ट तो बहुत यही नहीं, बड़ी है, देखिए, लेकिन एक सर मैं ये एक बता अच्छी देती चीज है। हूँ अभी जो हम अभी लोग- सुनिए ना सर, जो अभी ये बता रहे हैं तो मैं ढूंढने लग गई थी कि ये वुडन मटेरियल्स जो है वो उसमें कितना सस्ता हुआ है। तो 12% जो है पहले टैक्स लगता था सर, अब वो 5% पर आ गया है। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप आराम से लीजिए, खरीदिए। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, उस वक्त तो नहीं लिया मैंने। प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसे गब्बर सिंह टैक्स यानी GST टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता था, आज उससे गुड सर्विस टैक्स से गुड वाली फीलिंग आ रही है। वो गुडी वाली फीलिंग है ना, क्योंकि जो 4 स्लैब थे अब वो केवल 2 रह गए हैं, बहुत सी सामान सस्ते हो गए हैं। फिर से कहती हूँ दिवाली बोनांजा ऑफर जैसा साउंड कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमने पहले चर्चा में शामिल किया, जिसमें हमने घर में इस्तेमाल करने वाले किचन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों पर हमने बात की, हमने किसान से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की बात की। अब एक हिस्सा इस बात का हम बात करते हैं सर, जब गाड़ियों की मैं पूछ सकती हूँ समीर जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, ऐसी भी करता हूँ, वो भी वाइफ की, मेरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है महंगी कि खरीदने का समय आ गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से गाड़ियां रहती हैं। अच्छा जी। अब जिस तरह की सरकार ने मतलब राहत दी है गाड़ियों के ऊपर, और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस बात की घोषणा की थी
तो उसी के बाद से जो लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे थे उन लोगों ने गाड़ी की बुकिंग होल्ड कर दी थी। उन्होंने कहा था अब देखते हैं सरकार क्या राहत देने वाली है, और जो सरकार ने जिस तरीके से गाड़ियों पर राहत दी है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मतलब जो मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास लोग जो छोटी गाड़ी लेते हैं उसमें भी 35 से 40-50 हज़ार रुपए के लोगों की सेविंग हो रही है। बड़ी गाड़ियों पे भी मतलब लाख सवा लाख की सेविंग हो रही है। हालांकि जो एकदम लग्जरियस गाड़ी है उस पर बहुत राहत नहीं है, उसके ऊपर तो मतलब मुझे लगता है देना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि मध्यम वर्गीय और वर्ग की जो गाड़ियां रहती है उस पर सरकार ने एक अच्छी दी। अब बुकिंग जो शुरू होगी अब कंपनी पे प्रेशर रहेगा कि वो डिलीवरी समय से कर पाएंगे कि नहीं, कि मतलब 4-6 महीने अब डिलीवरी में लगेगा। आपको ये लग रहा है कि बड़ी तेजी से इसकी सेल जो है वो शूट होने वाली है। हर्षवर्धन जी, आप बताएंगे कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं आप, अब किस पर अपग्रेड करना चाहते हैं? क्योंकि पूरी लिफ्ट में आप गाड़ियों की भी लेकर आई हूँ। नहीं, मैं तो 9 साल से एक ही कार पर चल रहा हूँ और उसको अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं। डीजल की है तो अब बेचने टाइम आ नहीं, गया। हमारी पेट्रोल कार है, हमारी पेट्रोल अभी है कार है। 4-5 लेकिन सचमुच जिनको कार बदलनी है उनके लिए अच्छा अवसर है, और इस अवसर के लोगों ने थोड़ा सा हाथ बांध लिया था, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जी ने बता दिया था कि भी कम होने वाला है, तो वो सब के सब रोक के बैठ गए थे। लेकिन आपने अभी कहा कि जो बाइक से आगे बढ़ने वाले हैं, तो बाइक में भी 350 सीसी तक ही जी। अगर 500 सीसी वाली बुलेट को धड़धड़ाते निकलना है ना, तो उस पे बहुत राहत नहीं मिली है, उस पे आपका टैक्स ठीक ठाक लगेगा। तो लग्जरी गाड़ी पे नहीं होगा, और बाइक पे भी 350 सीसी से ऊपर वाले में गड़बड़ है। अगर उसके नीचे वाली है तो 28 से 18% हो जाएगा, तो आपको सीधे सीधे 10% का लाभ है। यानी जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं उसका 10% का लाभ है। तो इतना तो ठीक ठाक होता है ना, इतना तो आप किसी नेता मंत्री से फोन भी कराते हैं तो भी इतनी छूट मिलती नहीं। डीलरशिप वाला भी अगर बहुत जानने वाला है तो भी छूट नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। छोटी कार पे भी सर, इस पे थोड़ा सा लंबी चर्चा कर लेते हैं। छोटी कार हो गई 3 व्हीलर्स हो गई, पैसेंजर व्हीकल्स हो गई, और साथ ही बाइसिकल पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट, सब पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नहीं, ये सारे ही हैं, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि सरकार को ये पता है कि आने वाले समय में हाइब्रिड कार, सीएनजी, वो जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल हैं उस पर जाना है, तो उस पर भी सरकार ने 28 से 18% का कर दिया है। और इसका जो लाभ होने वाला है, जैसे बहुत से लोगों को ये लग रहा था ना, अभी तो बड़ा लड़ाई लड़के तो डीजल वाला और पेट्रोल वाला हुआ, तो अब लोगों को ये लगे कि अगर इतनी हमें छूट मिल रही है और पुरानी गाड़ी को मेंटेन करने में उतना खर्च लगने वाला है, तो शायद लोग नए के ऑप्शन की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा उनको ठीक लगेगा। ये होम बिल्डिंग मटेरियल्स की भी हम बात कर लेते हैं। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं विजय जी क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रही थी सीमेंट पे, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सीमेंट पर निर्भर है, और इसे जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रिलेशनशिप भी, बॉन्डिंग भी, चाहे आप इसे क्या कहते हैं, अमिधा लक्षणा व्यंजना, तीनों तरह से आप समझ लीजिए, सब कुछ सीमेंट पर निर्भर है। देखो सनातन का असर है। तो 28% इस पर टैक्स लगा करता था, अब 18% हो गया है। मार्बल, ट्रेवेंटाइन ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, सैंड लाइम ब्रिक्स, इस पर 12% टैक्स लगा करता था जीएसटी, अब इसे 5% कर दिया गया है। बैम्बू फ्लोरिंग की बात करें, इस पर भी 12% था, वो 5% हो गया है। इसके अलावा और भी पार्टिकल बोर्ड्स हो गए, फिर एग्री वेस्ट हो गए, राइस हस्क हो गई, यानी कि घर बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक, पुल ब्रिज बनाने तक, जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट उसका बेसिक है, वो सस्ता हो गया। बिल्कुल सस्ता हो गया। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ूं, कार्स की आप चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा क्लियर आप नाराज से मैंने आपकी कार नहीं पूछी? नहीं, मेरी कार नहीं, मेरे पास कार की बात विजय जी को नहीं लगा है। कि इन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिग कार्स है जी, वो भी सस्ती हो गई है। ये गलत तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि बड़ी कारें महंगी हो गई, बड़ी कारें सस्ती हो गई है। बड़ी कार हम कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं? 1200 सीसी से ऊपर की जो एसयूवीज है, जो 4 मीटर्स जिसकी लेंथ होती है, जिनको बड़ी कार कहते हैं, वो बड़ी कार छोटी कार हमारे करने से 1500 हमारे लिए साइज और स्मॉल, हमारे दोनों ही आया है 1500 सीसी से टीयूवी होती है, एक देखिए, हमारे कहने से बड़ी कार छोटी कार नहीं होती। जो मोटर व्हीकल रूल्स है, ज्यादा जो सीसी की एसयूवी गाड़ियां, उसमें मोटर 40% जीएसटी व्हीकल रहेगा। उसमें बड़ी कार छोटी कार डिसाइड की गई है, जो जीएसटी में उसी से टैक्सिंग होती है, टैक्सेशन उस पर है, तो वो 40% है। मैं ऐसे पूछूं कि हैचबैक, सिडान, और उसके बाद फिर हम जो एसयूवी सेगमेंट में जाते हैं, तो आपकी हैचबैक कार्स वो सस्ती हुई हैं, आपकी सिडान भी सस्ती हुई है। सेडान में भी कैटेगरी है ना, और ओवरऑल मर्सिडीज की सेडान
और सर, मारुति मर्सिडीज के सेडान। हम मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें, आप नहीं, मर्सिडीज लेकर जा नहीं रहे नहीं, हैं। इवन उसमें भी जो ये बता रहे हैं, जो 2000 सीसी की कोई सेडान है, तो उस पर 40% ही लगेगा ना, लेकिन 1200 सीसी वाली है, उस पर कम हुआ। नहीं नहीं, खैर, लेकिन मर्सिडीज उसमें भी- ऑडी की उसमें भी बात नहीं कर रहे टेक्निकल- हैं। जी। भाई स्विफ्ट डिजायर भी सेडान है, दूसरी बात- होंडा जी, सिटी जी, भी जी। सेडान है। जी जी विजय जी अपनी बात मैं ये पूरी कह रहा हूँ करें, कि हम लोग कह रहे हैं कि छोटी कारें सस्ती कर दी, ऐसा नहीं है, सरकार ने सब कारें सस्ती कर दिया। बड़ी से बड़ी कार भी, जो विनोद जी मर्सिडीज रखते हैं, सेडान रखते हैं, वो सारी कारें सस्ती हो गई है। उसको समझिए, टैक्सेशन में क्या था कि पहले जो टैक्स मिल रहा था बड़ी कारों पे, वो था 28 से 50% तक, उस पर सेस मिला के करते थे, वो 22% से 43% तक का उसका सेस था। अब वो, इसका मतलब होता था कि 50% टैक्स लग रहा था कम से कम बड़ी कारों पे, अब 40%। अब वो 40% हो गया। अच्छा विजय जी, तो ये सस्ते मेरी मर्सिडीज की चाबी दे दीजिएगा मुझे बाहर निकल के। ठीक है, तो वो सस्ती हो गई है, मैं उसको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मतलब एक चीज होती है, लगता है ना, देखिए सरकारें जो है ना बहुत आराम से बात करती है, क्योंकि आपने बड़ी कार की बात की तो लगेगा कि अरे विजय जी ये तो माफी अमीरों के के लिए साथ भी कर रहे हैं। आपको रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त बीजेपी नेता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जीएसटी पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बार इन्हें भी सुन आज लेते इससे हैं। पहले कि अधिक मैं बोलूं, एक आम नागरिक की तरह आपके सामने कैसे प्री जीएसटी एरा, जीएसटी आरंभ होने से पहले के समय और आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के पश्चात जो रिफॉर्म्स आए हैं, उसका एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखूं और किसको कितना लाभ हुआ है, यह हम आम भाषा में समझें, बिना कॉम्प्लिकेशन के। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो रोटी, खाना, इस पे क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, दूध जिस पे जीएसटी आरंभ होने से पहले 6% का वैल्यू एडेड टैक्स था, कांग्रेस के जमाने में 6% का वैल्यू एडेड टैक्स था, आज उसे 0 कर दिया गया है, उस पे कोई जीएसटी नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार दही, लस्सी, छाछ, आप देखिए नॉर्थ इंडिया में दही, लस्सी, छाछ के बिना, क्यों मैं ठीक बोल रहा हूं ना रवि जी, हरियाणा के लोग, हमारे पंजाब के लोग, दही, लस्सी, छाछ, उसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। तो स्वाभाविक रूप से उस पर भी जिस प्रकार मात्र अब उसे कमा करके 5% कर दिया गया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए 31%, बच्चों की बात मैंने की थी खाने पीने के विषय में, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, 31% का वैट था चॉकलेट के ऊपर, जो अब की कम होकर 5% हो गया है। दिवाली में, नवरात्र में मिठाई सब पसंद करते हैं, 21% का वैट था मिठाई के ऊपर, जो अब कम होकर 5% हो गया है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। गेहूं, चावल, आटा, गेहूं पे 2.5% वैट था प्री जीएसटी एरा में, अब 0% जीएसटी है। चावल, राइस 2.75% उस पे वैट था और अब 0% जीएसटी है चावल के ऊपर। मैं तो उड़ीसा से आता हूं, चावल खाने वाला प्रदेश है, हम चावल पसंद करते हैं। तो उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के कई अंचलों में, कई स्थानों पे चावल खाया जाता है, असम के लिए ये बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के जमाने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी, 1 केजी आटे पर 3%, 5%, 3.5% टैक्स लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है, 6% का जिस पे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है। अब देखिए कांग्रेस के समय पे क्या होता था, अब क्या हो रहा है, यहीं से बात राजनीति की शुरू होती है। मैं भी ढूंढ रही थी कि आज कांग्रेस के नेताओं ने क्या कोई टिप्पणी की, क्या तारीफ की, क्योंकि
तारीफ करनी चाहिए, अच्छा काम होता है तो इसकी भरपूर तारीफ करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी के मैंने एक्स पोस्ट हैंडल पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं देखा, वो केवल वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा हुआ था। मैं फिर से इसलिए विजय जी आपके पास इस बात को लेकर आती हूँ, है ना। पवन खेड़ा की पता नहीं कुछ 12:30 बजे। भाई मैं तो राहुल गांधी जी का इसलिए इंतजार कर रही थी क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे थे। बिहार एकदम सामने की बैटल है, उस बैटल के बीच में इतना बड़ा स्ट्रोक आ गया है, फ्रंट फुट पर खेल लिया गया है बीजेपी के द्वारा, मोदी के द्वारा। विजय जी, क्या इसका जो मार्केट में वोट परसेंट है वो भी बढ़ रहा है, बिहार में वोट परसेंट है वो भी बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, कल जो वित्त मंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही? उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले सभी विपक्षी दलों की सरकारों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जीएसटी की मीटिंग में सारी सरकारें, एक तो सारे राज्यों के वित्त मंत्री वहां पर मौजूद थे जी, हर एक राज्य के, जो भी विपक्षी एवं पक्ष में जो भी लोग रहे, और सबने उस पर सहमति दी है। उमर अब्दुल्ला भी मैंने देखा, वो भी सभी लोग थे, सारी जी, पार्टीज सारी के पार्टियों सरकारों, तो सबने उस पर सहमति बताई है। तो इसलिए सबको क्रेडिट देनी चाहिए, राहुल जी को आगे आना चाहिए। कई बार होता कि कोई इतना तारीफ कर देने से वोट घटते नहीं है किसी के, मतलब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अब ये बोल दिया कि भाई सरकार ने अच्छा कर दिया तो अब आपको वोट नहीं देगा कोई, जिसको देना है वो आपको वोट देगा। वो कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस नहीं। आएगी आगे, बता रहा हूँ, वो कहेगी कि हमारी मांग थी। हाँ, और वो राहुल जी कांग्रेस लगातार इसी कह तरह रहे से थे, कही नहीं, वो उसको उन्होंने पूरा कल किया। से ही कहा ये बात कि बल्कि इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने ये मतलब राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया, राहुल गांधी जी लगातार ये मांग कर रहे थे कि जीएसटी के स्लैब्स में परिवर्तन के, इस तरह से भी क्या कोई बात नहीं है, और धन्यवाद political- देना चाहिए सरकार ने उनकी मांग कि मानी। सरकार ने उनकी बात मान ली, इसको भी धन्यवाद देकर कर सकते हैं। और बीजेपी के लिए तो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू तो हो ही गया, लेकिन जैसे संबित पात्रा जी अभी एक एक चीज का हिसाब बता रहे थे कि 3% आटे के पर 3 रुपए कम हुए, 2 रुपए कम हुए। सुप्रिया श्रीनेत का एक है, वो ये कह रहे सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। हाँ, ठीक है, वो खैर कोई बात नहीं, वो सब पार्टी अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, संबित पात्रा जी जिन जिन चीजों का हिसाब बता रहे हैं, इसका मतलब वो इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं कि 8 साल से वो ये सब कर रहे थे। ये भी तो एक पक्ष है इसका। आज नहीं, आपने लेकिन वो बदलाव हर्षवर्धन किया, जी ने ये भी तो बताया ना कि 8 साल में उन्होंने पूरा एसेस किया और उसके बाद लगा लेकिन तो कि 8 साल हम तो झेलते रहे ना, कॉमन मैन तो कॉमन मैन तो झेलता रहा ना। लेकिन ये सिस्टम में चलता है, वो दोनों बातें चलती रहती है। सरकार ने यदि ये माना भी कि ये सरकार आम आदमी के लिए परेशानी की चीज है और उसको बदलाव किया, तो इसको भी मानना चाहिए, अच्छी बात के तौर पर देखना चाहिए। और कोई भी सिस्टम होता है उसके सुधार में बहुत टाइम लगता है, और इतने बड़े देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहली बार हुआ कि जीएसटी की बैठक में सभी विपक्षी दल वहां पर मौजूद थे और सबने एक तरह से और ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि पहले हमेशा होता था कि हर मसले पर ये चर्चा होती थी कि भाई स्टेट्स को कैसे पैसा मिलेगा, रेवेन्यू कैसे मिलेगा, लॉस कैसे होगा, उस पर भी फाइनेंस सेक्रेटरी। कल वित्त मंत्री जी ने बहुत आसानी से क्या किया कि जब रेवेन्यू लॉस की बात आई तो उन्होंने कहा कि वित्त सचिव जो है फाइनेंस सेक्रेटरी बताएंगे श्रीवास्तव साहब। तो श्रीवास्तव साहब ने एक नया रुख लिया, उन्होंने कहा कि ये रेवेन्यू लॉस की क्या बात होती है, ये शब्द ही गलत है, उनका रेवेन्यू इम्प्लीकेशन। अब वो तो जिस पे पड़ता है वो इम्प्लीकेशन समझे या लॉस समझे, नहीं, जैसे लेकिन मुझे उन्होंने भी कहा कि समझाया 48,000 गया कि करोड़ पनिशमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, हाँ। कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉन्सिक्वेंस, वो इम्प्लीकेशन, उन्होंने कॉन्सिक्वेंस का आसान शब्द इम्प्लीकेशन काम डिमांड मिल फिर शुरू होगी और शायद अब विपक्षी दल शुरू होगी कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वही मैं कहते अब वो पेट्रोल डीजल पर भी आएगा, जब सारी चीजें आ गई है तो पेट्रोल डीजल पर भी सरकार एक बार हिम्मत करे। और मुझे लगता है 2-4 साल लगे जो भी लगे, पेट्रोल डीजल भी उसमें आ जाएगा तो एक सिस्टम होगा। और एक बात समझिए ना कि सरकार का फायदा क्यों होता है, एक तो पॉलिटिकल फायदा तो है ही, लेकिन जैसे आपने देखा कि टैक्स स्लैब को हमने कम किया, उसको बढ़ाते गए रिबेट को, तो उससे जो टैक्स पेयर है वो बढ़ गए ना। जी जी, सरकार का रेवेन्यू उस तरह से कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि मार्केट जब बढ़ेगा तो उसका फायदा डिमांड तो ये भी है कि इनकम टैक्स को भी अगर आप कम करेंगे तो टैक्स नेट बढ़ेगा। जी, जो भी आप 30% जो है वही तो बढ़ा है ना। मैं सर कुछ और चीजें जो है जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। आपने बहुत कुछ तो संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे दर्शकों ने सुना, जिसमें उन्होंने खास तौर पर जो एडिबल चीजें हैं यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं उनका वो बता रहे थे, जिसमें वो आटा, तेल, चावल, हर चीज की बात कर रहे थे। हम थोड़ा सा होम बिल्डिंग मटेरियल, व्हीकल मोबिलिटी के बाद सर एक बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर भी बात कर लेते हैं। आप देखिए, टेलीविजन सेट जो है एलसीडी एलईडी की जो हम बात करते हैं, यानी कि 32 इंच से नीचे के एलसीडी एलईडी की हम बात करें, जिस पर 28% जीएसटी, हाँ जी, वो उसे 18% कर दिया गया है। मॉनिटर, जी जी, उससे ऊपर वाले वो अभी भी 40 पे ही है।
हाँ, सर इसमें तो जो है मेरे पास 28%। 28 से 18% कर दिया मतलब नहीं, जो एयर ऊपर कंडीशनर टीवी 32 इंच से ऊपर वाले हाँ, 28 से 18 में कर दिया 18% कर दिया है। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स नॉन टीवी यानी कि जो हम डेस्कटॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 18% के स्लैब में आ गया, जो पहले 28% था। एयर कंडीशंस की हम बात करते हैं, 28% से इसे 18% के स्लैब में ला दिया गया है। डिश वॉशर्स की बात कर रहे हैं, वो भी 28% से घटाकर 18%। सोलर वाटर हीटर सिस्टम, सोलर कुकर्स, वॉशिंग मशीन की बात अभी सर कर रहे हैं, वो भी उसका भी घटाया गया है 12% से सोलर वाटर हीटर को 5% पे। तो आप एनर्जी को की दिशा में भी आप देखिए, चूंकि ये सोलर जनरेटेड है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी के कंजम्पशन के लिए आम उपभोक्ताओं को मेंटली प्रिपेयर किया जाए, उन्हें उस तरफ उत्साहित किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी 12% से घटाकर इसे 5% कर दिया गया है। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी दोनों बातें। तो सर कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ये भी सस्ता करना नहीं, ये देखिए बिल्कुल जो अभी विजय जी कह रहे थे, सीधा सीधा मिडिल क्लास को राहत है भाई। टेलीविजन, चलिए टेलीविजन तो आजकल हर उसमें लगता है, लेकिन डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ये सब मिडिल क्लास की वो, हाँ, ओवन की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अब तो डिश वॉशर तो मैं बताऊं महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि घर में सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है, तो इसलिए आप घर घर आप देखिए डिश वॉशर जो है लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में घटा करके एक बड़ी राहत दी गई है, खास करके मिडिल क्लास को। और इससे, और दूसरी बात ये है कि जब मार्केट बढ़ेगा तो इन कंपनी, जो कंपनियां बनाती हैं ये सब, उनका भी फायदा होगा। जो अभी मामला थमा हुआ था उसमें गति आएगी, और फिर वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट, घरेलू बाजार है, वो और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। और जितना घरेलू बाजार मजबूत होगा उतना ही हम ट्रंप साहब को माकूल जवाब दे पाएंगे। मैं इसे फिर से थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पर लेकर जाती हूँ। अब जैसे पवन खेड़ा का भी मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा व्हेन दे फाइनली हैव टू फॉलो राहुल गांधी's एडवाइस, व्हाई डू दे टेक सो मच टाइम इन डूइंग दैट। जो अभी थोड़ी देर पहले कहते 8 साल पहले क्यों नहीं किया गया। और राहुल गांधी के 2016 के पोस्ट निकाल के फिर वो सारे डाले गए जिसमें उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बारे में बातें कही है। मैं एक एक करके वो सारे अब पढ़ना शुरू कर रही हूँ। एक लाइन सिर्फ बोल दूं, आप उसके बाद पूछिएगा जी। राहुल गांधी की अगर इकोनॉमिक्स होती तो जीएसटी लागू ना हो पाता, देश की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाती। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 2016 में इस स्लैब की वकालत कर रहे थे, न डिमांड क्रिएट हो पाती, न इंडस्ट्री आगे बढ़ पाती। आज जब हम वो कर पाए हैं तब इस स्थिति में है कि उसको हम टैक्स छूट दे रहे हैं और टैक्स नेट का दायरा भी बढ़ा पा रहे हैं। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स शून्य आती है, और उसका एक बड़ा उदाहरण उसको मुझे लगता है आज सभी टेलीविजन चैनलों पर चलाना चाहिए। रघुराम राजन के साथ बातचीत में रघुराम राजन ने कहा था 5% भी अगर इस देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रो कर जाएगी तो समझिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सर, पी चिदम्बरम को भी मैं इसलिए मैंने जाके अभी सबको एक एक करके सर्च करना शुरू किया क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं ना। सर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, अभी तो उनको श्रेय दे रहे थे आप, और अभी हम श्रेय नहीं दे रहे, हम तो मांग की बात कर रहे हैं। रघुराम राजन के साथ उनकी बातचीत आप सुनिए, रघुराम राजन ने क्या क्या कहा और उसका संदर्भ देखिए। और जो इकोनॉमी पर राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी समझ के लिहाज से चलती तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती, और हमने उसके पहले वो देखा हुआ है। अब पता नहीं कितनी बर्बाद हुई मनमोहन सिंह के टाइम में। सर मैं चिदम्बरम 6.5% की एवरेज ग्रोथ थी, जीडीपी थी। मनमोहन सिंह छोड़ के गए तो भारत की जीडीपी 6.5% एवरेज ग्रोथ थी पूरे 10 साल की। अब क्या बात कर रहे हो सर? पी चिदम्बरम का मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ, उस पर फिर आप लोग कमेंट करिएगा। वो ये कह रहे हैं कि बीते 8 सालों से जीएसटी को जिस तरह से डिजाइन किया गया उसकी वजह से लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बट आवर प्लीज फेल ऑन डेफ ईयर्स, यानी कि सरकार बहरी हो गई थी, हमें सुन नहीं रही थी। और फिर क्या कहते हैं, स्लगिश ग्रोथ। इन बीते 8 सालों में क्या हुआ? स्लगिश ग्रोथ, राइजिंग हाउस होल्ड डेप्ट, फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग, इलेक्शंस इन बिहार, मिस्टर ट्रंप एंड हिज टेरिफ, ऑल ऑफ द अबव। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू स्पेक्युलेट ऑन व्हाट ड्रोव द गवर्नमेंट टू मेक द चेंजेस। ये चेंजेस के पीछे समीर जी क्या यही वजह है? बिहार में इलेक्शन होना, ट्रंप का टेरिफ इम्पोज कर देना, या फिर लोगों की अगर बचत नहीं हो रही है तो बचत नहीं होगी तो सरकार पर गुस्सा निकालेगी, फिर वोट जाने का डर होगा, वो खतरा पैदा होगा, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है।
देखिए, हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल तो इलेक्शन हर साल चलते रहते हैं, हर 4 महीने में 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। तो हर बात को चुनाव से जोड़ देना, अगर प्रधानमंत्री मोदी इसी बात को दिवाली के बाद या बिहार चुनाव की बात करते हैं तो कह देते कि भाई बंगाल का चुनाव आ रहा है, आसाम का चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु में चुनाव आ रहा है, इसलिए चुनाव को देखकर किया गया। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को चुनाव से जोड़ने का ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी तो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि भाई सरकार की नीयत बहुत अच्छी है। हो सकता है कई बार कई निर्णय ऐसे होते हैं कि जो बाद में हमें बदलना पड़ते हैं, जिसमें लगता है कि करेक्टिव स्टेप लेना है, लेकिन सरकार जो भी करती है उसमें नीयत बहुत अच्छी है सरकार की होती है। और सरकार तमाम तरह की देश में लोगों को जो राहत देने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब लगा होगा, जिस तरीके से टैरिफ के कारण सरकार परेशान रही है, 8 साल बाद सरकार को लगा होगा कि अब समय आ गया है कि इस मामले में जो स्लैब है उसको 5% और 18% के बीच में इसको शिफ्ट किया जाए। तो सरकार ने वो निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी मंशा 15 अगस्त को बहुत स्पष्ट तरीके से लाल किले से बता दी थी। तो मुझे लग रहा है कि अब जनता को राहत भी मिली है। ठीक है, इतने समय तक जीएसटी रहा तो सरकार का अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू भी कितना शानदार है, सरकार के पास सर, पैसा मुझे है। ब्रेक पर जाने का कॉल आ गया, इसलिए मैं जल्दी से आधे मिनट भी मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। 2 लाइन में अगर क्विक कमेंट आप दे सकें। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरू कर रही हूं। सरकार को, जनता को फायदा होने जा रहा है, सरकार को यानी मैंने राजनीति के परिप्रेक्ष्य से कह दिया, और जनता को? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो भी सत्ता में होता है, जब उसके लिए निर्णयों से जनता को कोई लाभ होता है तो उसका सीधा लाभ उस राजनीतिक दल को मिलता है। 12 लाख की इनकम टैक्स में छूट, जो 12 लाख तक था, वो अपने आप में कमाल का निर्णय था। और ये भी बहुत साहसिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। ये उतना ही साहसिक है जितना जीएसटी को लागू करना। यूपीए की सरकार बहुत कोशिश करके भी इस जीएसटी को लागू नहीं कर पाई थी। और जिनको ध्यान में नहीं, उनको मैं बता दूं, शुरुआत इसकी हुई थी 2002 में। असीम दास गुप्ता इसके चेयरपर्सन हुआ करते थे। यूपीए के शासनकाल में से लागू नहीं कर पाए। विजय जी, मोदी का तोहफा बिहार में झोली भर के वोट का मौका, उसका फायदा तो होगा ही। इसको आप ये कहें कि कोई फायदा हो रहा है तो उसका राजनीतिक फायदा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये है कि वहां सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी, ये नहीं कह सकते। सरकार बननी होगी तो वो अलग, उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें उनकी व्यवस्था क्या है, लेकिन इसका नुकसान होगा ऐसा तो नहीं कह सकते कम से कम। लेकिन एक बात मैं छोटी सी जोड़ दूं, राहुल गांधी को लेकर चर्चा हुई और अभी सर ने, हर्ष जी ने भी बात की कि 2002 में ये चालू हुआ था जी। 2002 के बाद गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, ठीक है, और वो अकेले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जीएसटी का सबसे जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने लिखा, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, विरोध किया वो तो फैक्ट है। उन्होंने लिखा, मोदी लेटर स्टेटेड दैट हिज एक्सपीरियंस एज चीफ मिनिस्टर हेल्प हिम एड्रेस दीज कंसर्न्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी एज प्राइम मिनिस्टर, इंडिकेटिंग दैट हिज अपोजिशन वाज स्पेसिफिक टू द यूपीएज वर्जन ऑफ द बिल एंड इट्स परसीव्ड फ्लॉज। इस वक्त बिहार एक चुनावी जमीन, वहां पर बैटल ग्राउंड तो तैयार है ही। लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, कौन से चुनावी प्रदेश में नहीं लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल होना और विपक्ष के मंच से इसका इस्तेमाल होना, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी आज सड़क पर है। पटना समेत बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन की कमान बीजेपी की महिला नेताओं ने संभाल रखी है। महिला नेता इस वक्त सड़क पर धरने पर बैठी है, हाथों में पोस्टर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग है और उनके खिलाफ नारेबाजी है। इसमें बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कई जगह टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इस बंद से अलग रखा गया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, राहुल गांधी की ही मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। इसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जब ये हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर थे। जब वो लौटे तब उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी, बड़े व्यथित भी दिखाई दिए और उसके बाद बंद की कॉल भी आई। अभी तक देखें, जितने सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने एक तरह से चुप्पी साध रखी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इसमें जो बाकी और दल हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि सरकार के साथी दल जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। जेडीयू की हम बात कर लें, एलजेपी की भी हम बात कर लें। हम सबसे पहले आपको सुना देते हैं इस पूरे मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सभी सड़क पर हैं, लेकिन महिला मोर्चा के पीछे हैं हम लोग। ये कार्यक्रम हमारे महिला मोर्चा का है, जिनके आह्वान पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ये क्या मजाक है? भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी का अपमान राहुल गांधी तेजस्वी के मंच से गाली पड़ती है और अभी तक सॉरी का शब्द नहीं बोलते हैं।
अगर 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 हमारा दूर का भी कार्यकर्ता होता तो हम कार्रवाई करते। हमारे संस्कार नहीं है। क्या राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अब आप लोग प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को भी नहीं छोड़ेंगे? यही आपके संस्कार हैं? शर्म करो। आपने पूरे बिहार को दुनिया में शर्मसार किया है कि एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसके नेता और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं घूमते हैं और प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत भावुक थे। हमारी सभी बहनें यहाँ पर हैं, तो आज सभी में गुस्सा है, बिहार के लोगों में गुस्सा है और हम लोग। बीजेपी के बिहार बंद और प्रोटेस्ट पर लालू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा। लालू यादव ने लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दे दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे, मवाली, सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? तो वो जो उन्होंने ट्वीट लिखा है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मसला आपके सामने। ये देखिए, मामला महिलाओं की अस्मिता का था, लेकिन इसे बिहारी वर्सेस गुजराती कर दिया। विनोद जी, बिहारी वर्सेस गुजराती मसला कर दिया लालू जी ने। नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी देश के सभी राज्य जो है बराबर हैं और सबका ये कोई गुजराती बिहारी करना या गुजरात की महिलाओं के ज्यादा सम्मान है या बिहार की महिलाओं का ज्यादा सम्मान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, महिलाओं को सबको सम्मान है। वो चाहे गुजरात की हो, चाहे मद्रास, तमिलनाडु की हो, चाहे बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर महाराष्ट्र में तो समीर जी नाराज हो जाएंगे। सबका सम्मान बराबर है और होना भी चाहिए। और इसी तरह माँ, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे तेजस्वी यादव की हो, चाहे रविशंकर जी की हो, हमारी आपकी सबकी माँ जो है उनका सम्मान होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का मतभेद है ही नहीं। और एक राजनीतिक मुद्दा बीजेपी, देखिए जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था जहाँ जहाँ ये आरजेडी और इनके लोग जाए महागठबंधन के, वहाँ उनको नारा लगाएं कि हम नहीं सहेंगे, तो उसी दिन साबित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा आक्रामक तरीके से प्रदर्शन और धरना करेगी। वरना अगर प्रधानमंत्री जी आह्वान नहीं करते तो शायद एक आध दिन करके वो छोड़ देते। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको एक तरह से मुद्दे के रूप में जनता के सामने रख दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसको कैरी ओवर करेगी। भाई वो राजनीतिक पार्टी है और इस मुद्दे को बिहार में गर्म करेगी, कोशिश करेगी। याद करिए जब डीएनए वाला मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने बोला था नीतीश कुमार के लिए, तो कैसे महागठबंधन के लोगों ने 1 करोड़ लोगों के वो भेजे थे, सैंपल भेजे थे, तो उस वक्त उन्होंने उसका मुद्दा बनाया था। अब ये तो मुद्दा, अब इसका जवाब महागठबंधन कांग्रेस कैसे देता है? जैसे कांग्रेस के नेता वो सारे बयान गिना रहे हैं जो दिए गए अतीत में सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर या और उनको लेकर के, तो सब अब दोनों तरफ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का बयान गिना रही है जो मोदी जी को लेकर दिए, तो ये चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो रियल इश्यूज बिहार के हैं, आखिर तक चुनाव जब आप फाइनल, अभी तो चुनाव शुरू मतलब घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो एक चूंकि उधर बोर्ड अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपका, तो अब ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पर धीरे धीरे दूसरे मुद्दे भी आएंगे और आखिर में चुनाव फिर दूसरे मुद्दे जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। अब जैसे नीतीश कुमार इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, इतना रोज जो है रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो क्या वो उसको बीजेपी नहीं उठाएगी? क्या उसका लाभ लेना नहीं चाहेगी? जीएसटी में जो अभी छूट जो है सरकार ने इतनी दी है, उसको बीजेपी के नेता नहीं बोलेंगे क्या? खाली वो इसी अपमान के मुद्दे को लेकर बैठे रहेंगे? वो भी उसको भी बोलेंगे। तो अपना प्लस हर कोई बताएगा, अगले का माइनस हर कोई दिखाएगा और वो उनको दिखाएंगे। लेकिन मैं जीएसटी वाले पे जो आपने पिछली बार मुझे देखिए, जीएसटी जो है 2002 से ये इशारा आया, सही बात है, लेकिन 2002 में भी गठबंधन की सरकार थी और 2004 से लेकर 2014 तक भी गठबंधन की सरकारें थी। 2014 के बाद एक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और अभी जैसा विजय जी ने कहा कि उस वक्त तो बीजेपी विरोध कर रही थी जीएसटी का, मोदी जी खुद विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में जब आया तो उनको लगा कि वाकई ये बड़ी, मैं तो कहता हूँ ना, जिससे ट्रेड यूनियन के नेता को आप चेयरमैन बना दीजिए कंपनी की, तो अपनी आधा डिमांड से वो ऐसे ही फाड़ के फेंक देगा अगर किसी यूनियन के। तो जब मोदी जी बीजेपी मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी विपक्ष में थी, तब आधार का विरोध, जीएसटी का विरोध सब किया उन्होंने, और आने के बाद आधार आज सबसे बड़ा आधार बना हुआ है, जीएसटी का प्रयोग लागू, अच्छी बात है। देखिए जो देश हित में चाहे नीति किसी की रही हो, अगर उसको कोई सरकार लागू करती है तो स्वागत किया जाना चाहिए। अब रही बात इसकी, पहले जैसे
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जीएसटी था जिसको गब्बर सिंह टैक्स विपक्ष कहता था। जी। तो उसको अगर उसमें सुधार किया गया है, 8 साल बाद किया गया, लेकिन किया गया कम से कम, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इस बात का श्रेय देना चाहिए कि यही कहना चाहिए कि देर सही लेकिन सरकार ने उनकी बात मानी तो हम उसका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में मुझे लगता है जो जनहित का काम करे कोई भी सरकार, उसका स्वागत पक्ष विपक्ष दोनों को करना चाहिए। समीर जी, अब जैसे राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, वो लोग एक मोमेंटम बना रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। अब उस यात्रा में कितना सही है क्या गलत है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जा ही नहीं रही, लेकिन कम से कम जनता से कनेक्ट तो हो रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने कमाई की थी, क्या ऐसा तो नहीं कि ये गाली वाली बात को लेकर इस मुद्दे के सामने आ जाने के बाद कुछ वो चीजें पीछे रह गई हैं और ये कांड सामने आ गया है? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, 17 दिन चली, 1300 किलोमीटर के करीब उन लोगों ने ये यात्रा की थी और 23 से ज़्यादा जिलों को उन्होंने कवर किया था। तो उसमें क्या कमाई की है तो वही बता पाएंगे। भाई मुझे तो उसमें कोई कमाई नजर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मां के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें खेद तो प्रकट कर देना चाहिए था ना। जब इतनी बड़ी घटना घट गई है, ठीक है, हो सकता है वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, वो कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो मंच आपके स्वागत के लिए बनाया गया था, उस समय आपके वहां पे झंडे डंडे लगे हुए थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसी भी व्यक्ति ने अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है तो आप एक खेद प्रकट कर देते। राहुल गांधी एक ट्वीट कर देते कि भाई प्रधानमंत्री मां के जिन शब्दों का हुआ है, तो बिल्कुल आप कह देते कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबकी माओ का सम्मान है और हम खेद प्रकट करते हैं और हमारा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव भी इस बात को अगर खेद प्रकट कर देते, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रकट कर देते, तो मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। प्रधानमंत्री मोदी के आंसू का जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी जब लौट कर आए, उनके जब आंखों में आंसू आए, आज बिहार की जनता पूछेगी ना कि प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस तरीके से आपने शब्दों का इस्तेमाल किया और इतना अहंकार कि आप खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं उस बात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बिहार बंद बुलाया गया, 12 बजे तक का बंद था, और बिहार की जनता आपसे पूछेगी जब आप प्रचार करने जाओगे कि ठीक है आपका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन क्या वो सही था? तब आप कहोगे नहीं गलत था। तो गलत था तो फिर आपने खेद प्रकट क्यों नहीं किया? प्रियंका गांधी ने जिस तरह का जिक्र किया, प्रियंका गांधी, एक लाइन में जोड़ देता हूं, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कल, क्या प्रियंका गांधी ने खेद प्रकट किया? प्रियंका गांधी तो उसमें से और व्यंग्यात्मक रूप से उस बात को पूरा लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को रोने की आदत है, हर बात पर प्रधानमंत्री रोते हैं, हर बात को अपने ऊपर लेकर चले जाते हैं। भाई कि आपने प्रधानमंत्री की मां के जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री व्यथित हुए, दुखी हुए हैं। उनकी माता जी है, अब इस दुनिया में रही भी नहीं, जिनका राजनीति से भी बहुत लेना देना नहीं। ये वाकई में बड़ा ही दुखद है कि इस तरीके का टिप्पणी कर देना, वो भी खुद एक महिला के मुंह से इस तरीके की बात आना। लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात कर रही हूँ हर्षवर्धन जी, कि क्या चुनाव में राहुल गांधी को इसका इस पर्टिकुलर इस मुद्दे की वजह से कोई नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? लेकिन नुकसान कितना होगा या नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तुरंत की बात करें तो क्या हो रहा है इसको देखिए। 16 दिन की एक यात्रा निकाली थी और ये कह के कि वोट चुराया जा रहा है, उसका कोई एक प्रभाव जनता के मन में पड़ रहा है, हम उसको आंदोलन में बदल देंगे। हुआ क्या? पूरी तरह से वो सब खत्म हो गया। और मैं उसको कहता भी हूं कि वो जब शुरू हुई थी यात्रा तो अंग्रेजी का बज़ था, और जब खत्म हुई तो प्रधानमंत्री को मां की गाली जब आप दे दे रहे हैं तो बजबजा गया जैसे गंदा नाला होता है। तो यहां जाकर राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया। कोई भी मुद्दा कैसे बनता है? एक तो ये कि जो उससे जो निशाने पर रहा वो तो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, जो बात कहते हैं वो लोगों को लगती है, लोगों के दिमाग में चिपकती है, इसमें संदेह नहीं। अब उसका दूसरा पहलू क्या है? जब विपक्ष इस तरह से रिएक्ट करेगा, कह रहे वो तो रोने लगे, अरे देखा अभी से रोना शुरू कर दिया, प्रियंका इस तरह से बात करेंगी, या दूसरे जो नेता हैं वो कहेंगे अरे देखो सबकी मां बहन को गाली दिलवा रहे। जब इस तरह की आप बात करेंगे तो वो जो कम लग रही होगी वो बात भी लोगों के मन में आएगी कि एक तो आपने गाली दिलवाई, उसके बाद आपने माफी नहीं मांगी, और अब आप उसको हाथ से बना रहे हो। यानी लेकिन गाली दिलवाई थोड़ी ना होगी सर, कि ये थोड़ी ना कहा गया होगा कि तुम गाली दे दो हमारे मंच से। गाली दिलवाई ये हम कहें या कोई और कहे नहीं होता है। परसेप्शन क्या जाता है? परसेप्शन ये जब आप किसी, जैसे आप कहते हैं कि हम तुरंत उसको बाहर निकाल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि गलती से दे दिया होगा। जब आप करेंगे नहीं हम तो सत्य अहिंसा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की मां को गाली दी जाए और दूसरा कहे कि नहीं हम तो सत्य अहिंसा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या होगा? तो यही माना जाएगा ना कि आप उसके साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है परसेप्शन की लड़ाई में निश्चित तौर पर विपक्ष बहुत ज्यादा पीछे गया है। जो उसको यात्रा का लाभ होना चाहिए था वो पूरी तरह से जीरो हो गया है। अब वो कितना लाभ हानि जो वोटों के तौर पर होगा वो तो आगे देखने में समझ में आएगा। ठीक, अब बिहार से निकलते हैं और उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की भी खबर, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर भारी बवाल हुआ।
राजभर के बयान से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता राजभर का पुतला जलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजभर के घर पर पथराव कर दिया। कई कार्यकर्ता उनके घर के अंदर घुस गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। एबीवीपी के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वो आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता पुलिस के साथ घूमते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है, इसके बावजूद कई कार्यकर्ता घर के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। ओपी राजभर के घर ये बवाल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण भी आप जान लीजिए। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स को मान्यता नहीं मिलने को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दे दिया, उनके प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दे दिया, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता इससे बहुत नाराज हो गए। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मौका ढूंढा। उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो की रही है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश ने राजभर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी आर्थिक हालत तो सुधार सकती है, लेकिन मान सम्मान नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। और कानून जो हाथ में लेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो अब अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय जी। लेकिन सबसे बड़ा मौका तो यहाँ पर अखिलेश यादव को मिल गया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ी सरकास्टिक टिप्पणी कर दी। जाहिर है अखिलेश जी के लिए तो मौका था ही कि राजभर साहब वहाँ पर बैठे हुए और उनके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का पर लाठीचार्ज और उसके बाद वो कहें कि गुंडागर्दी हो रही है, तो ये मौका तो मिल ही जाता है। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा हैरानी अरुण राजभर जी के बयान पर भी आ रही है कि अब उनको क्या जरूरत है। ये इशू तो हो गया था 2 दिन पर, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, हर्षवर्धन जी भी इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के लिए तो मौका है, लेकिन अभी क्या राजभर जी वहाँ जा रहे हैं क्या? मौके का मतलब क्या है? ठीक है, थोड़ा सा करते रहिए, उसको कोशिश करते रहिए। और राजभर जी को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की सरकार में शामिल हैं। ये इतनी बात कह देते भाई कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। नहीं, इस तस्वीर के अलावा कोई और पीछे की कहानी तो नहीं है? नहीं, वो अभी तो कहानी दिल्ली में एक बैठक हुई थी, 4 दल बैठे थे, तो अब वो कहानी वहां से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसको लेकर देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि लेकिन ये दलों को मैं एज ऑफ नाउ की तरह से ही देखता हूँ। एज ऑफ नाउ वो आज बीजेपी में है, सरकार के साथ हैं। शाम को कहाँ होंगे, कल की भी बात नहीं करते, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनकी, और वो कह भी सकते हैं फिर से, यदि उनको सरकार के साथ ही रहना है तो फिर वो कह सकते हैं भाई मैंने ऐसे बोला था कि ठीक है, कानून को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। इसलिए उनकी बातों को सॉरी टू से मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। हर्षवर्धन जी, बहुत ज्यादा सीरियसली इस मुद्दे को अब लेना चाहिए। इसके पीछे की भी कोई इनसाइड स्टोरी है या जितना है जो दिख रहा है वही है? नहीं, बिल्कुल जो दिख रहा है वो नहीं है। और अखिलेश यादव की पोस्ट कोई राजभर जी को लक्षित करके नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ और एबीवीपी के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। उसमें शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वाहिनी बनाम परिषद हो गया। दरअसल ये जो बाराबंकी का राम स्वरूप जो कॉलेज है, यहाँ छात्रों का आंदोलन था। वहाँ सीधे सीधे एबीवीपी का आरोप था कि यहाँ शिक्षा माफिया काम कर रहा है, बहुत सा भ्रष्टाचार है। उसको लेकर लाठीचार्ज हुआ और उसमें कहा गया, जो एबीवीपी के एक बड़े पदाधिकारी ने एक पोस्ट की और उसके बाद उसको डिलीट किया, उसमें उन्होंने जो संजय प्रसाद हैं, जो प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर अधिकारियों में हैं, उनका नाम उन्होंने लिखा। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हुई। एबीवीपी उसके बाद आंदोलनरत है, डिप्टी सीएम सब जा चुके हैं, मंत्री जा चुके हैं मिलने के लिए। जो सीओ था, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले में छात्र संगठन आंदोलन करे और उसके बाद पुलिस इस तरह का लाठीचार्ज करे। और कमाल की बात यह कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो। राजभर जी तो जिसको कहते हैं ना, कई बार कहा जाता है ना कि कोलैटरल डैमेज हो जाता है, तो इनकी मतलब किसी भी बात पर बोलने की जो आदत है उसमें ये कोलैटरल डैमेज भर है। ठीक,
एक और कोलैटरल डैमेज की स्थिति पैदा हो रही है या हो गई है, वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख देती हूं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह है, अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी ने बयान दिया। केतकी सिंह की बेटी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो जारी करके खुली चेतावनी दी। ये चेतावनी तब आई जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर दिए गए केतकी सिंह के बयान को लेकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया था। केतकी सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव सरकारी टोटियों का हिसाब दे, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और वो सड़क पर आ गए। इस पर अब केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो मां उन लोगों को बीच से चीर देंगी। चीर फाड़ जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ। क्या कहा गया वो बयान भी आप सुन लीजिए। घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। दर्ज करानी, ये कोई बात नहीं होती है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे। कहते हैं कि देख लो ये टेलर है, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेद रहे हैं। जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड हैं, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ मेरा है, मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई। मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, और कल भी जाएगी कि नहीं, और एक हफ्ते जाएगी कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये शासन सत्ता में बैठ गए तो उसके बाद मेरी बेटी क्या होगा? मुझे तो लगता है उसके बाद उसकी शादी कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं उसकी शादी करा दूं। एक बेटी मेरी कर रही है MBBS, वो मुझे फ़ोन की थी, मम्मी मैं तो पेपर देने जाऊं ना। इतना डर का माहौल मेरी बच्चियों में हुआ है। किस लिए भाई? मैंने सीधे आपसे लड़ा। मैं आपके घर की, आपकी बेटी का मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनकी पत्नी भी, अखिलेश यादव जी की श्रीमती भी नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि महिला को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मुझसे लड़ते ना तो इनके तो DNA में ये है, और मैं इनको सिखाऊंगी, बढ़िया से सिखाऊंगी। देखिए, किसी भी माँ का नाराज होना बहुत जायज है, खासतौर पर जब वो घर पे नहीं हो, बच्ची हो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, और फिर वहां पर इतना हंगामा खड़ा हो जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा प्रश्न क्यों है? ये भी तो भाई इनकी सरकारें खुद ही कह रही हैं। देखिए, बात ये है कि उन्होंने जो बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर के, पहली बात तो इतना झूठा प्रचार किया गया अखिलेश यादव को लेकर, टोटी चोर के रूप में उनको, एक पूर्व मुख्यमंत्री की टोटी ले जाएंगे, और उसको एक नैरेटिव बना दिया गया। अब केतकी सिंह जी जिम्मेदार मंत्री रही हैं पहले, वो भाजपा सरकार में, योगी सरकार में ही, और विधायक हैं, उनको मतलब थोड़ा सा बयान देने के पहले खुद सोचना चाहिए था। चलिए, उन्होंने बयान दे दिया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जब उनकी बच्ची घर में अकेले, तो जाकर इस तरह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। उनको अपना, उनको अपना गुस्सा या नाराजगी बीजेपी पार्टी का कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते, या केतकी सिंह जी जब आ जाती तो उनका कार्यालय वहां प्रदर्शन करते, अगर प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन उनको पता कर लेना चाहिए, घर में अकेली बेटी है, जाके प्रदर्शन करना ये नहीं। तो दोनों तरफ से ये गलती है। केतकी सिंह जी को भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान जिसका कोई आधार नहीं है वो न दें। और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इतनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उनके ऊपर पहले से ही इस जो है उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि महिलाओं को लेकर के उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो है बीजेपी लगाती रही है। ऐसे में उनको फिर मौका आप क्यों दे रहे हैं?
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से अतिवाद है और ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक चीज हो रही है। लेकिन आधार के साथ कौन सा पॉलिटिकल आरोप लगता है? बिना आधार के तो कितने सारे संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदल गया? आरोप ही था, एक नैरेटिव था। नहीं, व्यक्तिगत आरोप लगाना अलग चीज है। संविधान बदलना या वो व्यक्तिगत की अखिलेश यादव टोटी चोर है, ये तो मतलब अपमानजनक आरोप है ना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। वो भी एक वोट चोर एक राजनीतिक आरोप है। टोटी चोर एक मतलब वो टोटी चुरा ले गए, ये बाकायदा नैरेटिव बनाया गया था भाई जब उन्होंने मकान खाली किया था वो, अब पूरा उसका प्रचार किया गया तो उसको जस्टिफाई करेंगे आप बिना किसी आधार के। एक जेई ने कह दिया जाके, किसी ने कुछ कह दिया, तो मतलब कम से कम इतना तो जिम्मेदारी ये मतलब राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का स्तर आप उन पर राजनीतिक आरोप लगाएं, उनकी पार्टी पर लगाएं, उनके ऊपर लगाएं, उनके बाकी जो राजनीतिक आरोप लगते लगाइए, लेकिन इस तरह का आरोप। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की गलती है कि जब उनकी बेटी अकेले घर में है तब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और प्रदर्शन करना है तो उनके दफ्तर के बाहर करें, बीजेपी पार्टी कार्यालय के बाहर करें, जहां और तरीका जो प्रदर्शन करता है वैसे करें। और वैसे भी जिन परिवार का कोई सदस्य अगर उसका राजनीति से लेना देना नहीं है तो राजनीतिक मसलों में बच्चों को घसीटना, चाहे वो बिहार का आप गाली कांड आप कह लीजिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अब शब्द कह दिए गए, यहां पर विभावरी सिंह घर पर अकेली थी तब वहां पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया। क्यों घर वालों को घसीटना? राजनीति में मुद्दे कम नहीं है, जमकर राजनीति करिए लेकिन घर वालों को बख्श दीजिए। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, सीधी तस्वीरें रखती हूं आपके सामने। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है, बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा में मार्शल तक बुला लिए, ऐसी नौबत आ गई। विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया। ममता बनर्जी खुद फ्लोर पर दिखाई दे रही, एक को साइड करती हुई नजर आ रही हैं। हंगामा भी हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर बिल के दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। जरा एक बार पहले बंगाल विधानसभा की तस्वीरें आप देखें, सुने वहां पर क्या बहस चल रही है। हालांकि अभी केवल तस्वीरें हैं, अब अंदर हुआ क्या, किस बात पर यह बहस शुरू हुई, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी निलंबित किया गया है। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामा इतना बढ़ा कि फिर मार्शल्स भी बुलाए गए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद फ्लोर पर है, एक एक विधायक को हटा रही हैं, गैलरी को खाली करा रही हैं। हंगामा क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इतना जरूर तय है कि ये अल्पसंख्यकों पर बिल के दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। अग्निमित्रा पॉल को निलंबित किया गया, मार्शल बुलाए गए, आपस में बीजेपी और टीएमसी के विधायक भिड़ गए, आमने सामने आ गए और फिर स्पीकर को विधानसभा में मार्शल बुलाना पड़ा, ऐसी नौबत आ गई। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार सर बताएं, हो क्या रहा था बंगाल विधानसभा में, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि मार्शल बुलाने पड़े? देखिए, बंगाल विधानसभा का ये जो स्पेशल अधिवेशन है ये आज ही समाप्त होने वाला है। 3 दिन का ये अधिवेशन था, तो इसमें बंगाल और बंगाल की अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी जब अपने भाषण शुरू किए तो देखा गया कि विपक्षी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार उन पे हमला बोला गया और वॉल तक वो लोग आगे पहुंच गए। उसके बाद जैसे कि हंगामा और भी बढ़ने का तो मार्शल बुलाने पड़ा और मार्शल बुला के जैसे कि देखा गया चीफ व्हिप जो है शंकर घोष, बीजेपी के जो विधायक है, उनको मार्शल ने खींचते हुए बाहर निकाल दिया। उसके बाद जैसे कि वो फिलहाल के लिए अभी बीमार पड़े हुए हैं, वो सोफे में ही लेटे हुए हैं जैसे कि देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अग्निमित्रा पॉल जो कि आसनसोल से विधायक है, उनको भी यह इस विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि पिछले जो दिन था यानी कि परसों के दिन शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उस दिन कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ उस दिन के लिए ही सस्पेंड किया गया। हालांकि आज जब पहुंचा बीजेपी विधायक विधानसभा में तब बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी को ये पूरी सेशन के लिए ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ कि अध्यक्ष जब कहा था कि उसी दिन के लिए सिर्फ विपक्षी नेता को सस्पेंड कर दिया गया है तो आखिरी दिन में क्यों नहीं वो शामिल हो सकते, यही सवाल को लगातार उठाते गए और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद जमकर ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमला बोली और जैसे कि देखा गया लगातार बीजेपी को
उसको चोर, ऐसे शब्द भी विधानसभा के अंदर प्रयोग किया ममता बनर्जी ने। तो कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में चोर शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा ठीक, ओंकार बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं समीर जी, और ये बंगाल विधानसभा में जो हुआ भी, ओंकार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, सेशन ही छोटा था, पहले दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, फिर बाकी के दिनों के लिए वापस सस्पेंशन रिवोक होकर अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को नहीं आने दिया गया, वहीं से ये मामला गरमाया है। निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी को जिस दिन सत्र शुरू हुआ था, एक दिन के लिए वहां से सत्र से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरे कार्रवाई के दौरान उनके हटाने की घोषणा कर दी गई है, स्पीकर ने कर दिया है, तो बीजेपी विधायक नाराज थे। अब देखिए जो सड़क पर होता है वो आज सदन में देखने को मिला। बीजेपी विधायक और टीएमसी के विधायकों की आपस में हाथापाई सदन के अंदर हो रही है। तो अब अगले साल तो बिहार में विधानसभा, बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले, तो ये बता रहा है कि सदन का जो माहौल है यह आपको आने वाले दिनों में सड़कों में भी दिखेगा। और इस तरीके से अगर चुनाव होंगे तो जो आरोप लगता है कि ममता बनर्जी के विधायक और ममता बनर्जी का प्रशासन और ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से चुनाव के अंदर हिंसा करते हैं और मताधिकार को, लोगों को वोट करने से रोकते हैं, और बार बार कहा जाता है कि भाई ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते और टीएमसी की सरकार रहते निष्पक्ष चुनाव बंगाल में नहीं हो सकते। मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा, या चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि अगर टीएमसी के विधायक सदन के अंदर इस तरह से अगर मारपीट कर सकते हैं, उनका इतना हौसला बुलंद है कि सरकार हमारी है, स्पीकर हमारा है, सत्ता में हमें, तो जब चुनाव आएगा तो जब सड़क पर संघर्ष करेंगे तो किस तरीका का वो तांडव करेंगे। मुझे लग रहा है कि टीएमसी पहले कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी थी, वह गुंडागर्दी अब टीएमसी के अंदर आ गई है। उस सदन का जो चरित्र टीएमसी ने बताया है, मुझे लग रहा है वो आने वाले समय में सड़क पर देखने को मिलेगा। और चुनाव के पहले ये मुझे लगता है बंगाल के अंदर हिंसा का संघर्ष बढ़ेगा। मैं ऐसे बोलूंगी जो विधानसभा में है वो रिफाइंड वर्जन है, सड़क पर इससे तो कई ज्यादा है। पत्थरबाजी, मारकाट, खून खराबा क्या नहीं हो जाता है। अब एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। सैलाब से हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं। अमृतसर में खेतों में जाकर उन्होंने नुकसान का आकलन किया है। वो खुद ट्रैक्टर पर मौजूद है और आप जानते हैं इस वक्त पंजाब के तकरीबन 20 से 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1500 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। तस्वीरें आप देखें। हमारे संवाददाता पुनीत परिंचा इस वक्त पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार वहां से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्हीं की एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, कैसे प्रयास करेंगे? सर, काफी ज्यादा नुकसान इस बार हुआ, पैकेज अभी क्षति का आकलन हो रहा है। संकट के इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी है किसानों को। आप ट्रैक्टर में आप पूरा जायजा ले रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा पानी है, किसान जो है, अभी आप धान के खेत में भी गए थे, क्या लगता है कि धान तो पूरा खत्म हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया है और क्षति का आकलन तो खेतों में जाके ही होगा। आगे चले, आगे कई जगह जाने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि केंद्रीय कृषि मंत्री धान की खेती का जो नुकसान हुआ है, बाढ़ से काफी चीज जगह जो है प्रभावित हुए हैं, खेत प्रभावित हुए हैं। अब उनके लिए यहाँ पर मुआयना जो है वो किया जा रहा है। उनका कहना है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर ये पूरा उसका मुआयना कर रहे हैं। धान के खेतों में गए। खड़े सर, पुनीत सर। हाँ जी, क्या हुआ? खेत में खड़े हुए जौना के धान के, और 26 तारीख से ये फसल डूबी हुई है। ऊपर जो बालें निकली है उनके दाने खत्म हो गए, नीचे जड़ें सड़ गई है, और जहां हम खड़े हैं वहाँ खेत में भी सिल्ट जमा हो गई है। तो ये फसल तो बर्बाद हुई ही है। अगली फसल पे भी संकट है कि गेहूं कैसे बोएंगे। ये महासंकट की स्थिति है और देख के मन तकलीफ से और दर्द से भर रहा है। लेकिन इतने ही मैं कह सकता हूं कि हम संकट की घड़ी में किसानों के साथ हैं और संकट के पार निकाल के ले जाने के हर संभव उपाय करेंगे। विनोद जी, ये तस्वीरें बता रही हैं और मैं लगातार पिछले कई दिनों से हमारे जितने भी संवाददाताओं की रिपोर्ट है वो देख रही हूँ। एक बात तो समझ में आ रही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है पंजाब में। देखिए, पंजाब में इस तरह की बाढ़ मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कभी आई हो।
88 के बाद आई है और हाँ 88 के बाद। हाँ 88 के बाद आई है। 88 का भी तो हम लोगों को किसी को ध्यान भी नहीं कैसी बाढ़ थी, क्योंकि तब उतना मीडिया का प्रसार भी नहीं था, इतना विजुअल्स भी नहीं आते थे। लेकिन अब जिस तरह से बाढ़ आई तो अब देखिए खेत, सड़क, गांव सब डूबे हुए हैं। मतलब बहुत ही विनाशकारी स्थिति है। और मैं तो शिवराज सिंह चौहान के साहस की और उसकी क्या कहते हैं उनके कमिटमेंट की सराहना करता हूँ। आमतौर पर नेता लोग, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या और जो मंत्री लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं। अधिकारी बता देते हैं कि ये इलाका डूबा हुआ है, तो एक आकलन मोटा मोटा लग जाता है। लेकिन वो खुद जाके किसानों के बीच में देख रहे हैं कि धान की बाली कैसे जो है बिगड़ गई है, कि ये फसल तो गई अगली भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें बताती है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और 20 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जमीन से उसी तरह जुड़े हुए जैसे पहले जुड़े थे। और ये इस तरह के दृश्य अब देखने को कम मिलते हैं कि जब कोई नेता, केंद्रीय मंत्री जाकर के सीधे इस तरह बाढ़ में लोगों से उसको संबोधित करे। और मुझे लगता है कि मैं तो उनके इस प्रयास की सराहना करता हूं। और बेहतर है कि पंजाब हमारा सीमावर्ती प्रांत है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, केंद्र में बीजेपी की है, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब के किसानों को केंद्रीय सहायता की जरूरत है। और अगर शिवराज सिंह चौहान आकलन करके केंद्र से उनको मदद दिलाते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। ठीक, अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबर अब अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर रूस और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। ट्रंप ये आरोप तब लगा रहे हैं जब चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और चीन की विजय का जश्न मना रहा था। इस दौरान शी जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग भी मौजूद थे। चीन के इस जश्न पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुतिन और किम जोंग उनके नाम का जिक्र करते हुए कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इस आक्रामक बयान में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। अब ऐसे भी थोड़े से मिजाज अलग दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब टैरिफ वाली वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर और उसमें मोदी का रोल, मोदी वॉर, ऐसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब ध्यान पूरी तरीके से शिफ्ट कहाँ हो गया है विजय जी? ये पूरा किम जोंग उन, पुतिन, जिनपिंग, इन तीनों की तिकड़ी पर आ गया है। कल चाइना में विक्ट्री परेड में जो दिखाई दिए हैं तीनों के तीनों लोग, तो वो जाहिर है कि उससे उनका बीपी तो बढ़ा ही होगा ट्रंप साहब का, कि तीनों बड़े नेता, पावरफुल नेता वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वैसे भी ट्रंप साहब का आजकल रोजाना बीपी हाई रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहे, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं। भारत ने भी जिस तरह से जवाब दिया उनके टैरिफ का, उससे भी थोड़ा सा उनकी नाराजगी कुछ बढ़ी भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है कि भाई किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, क्या हो रहा है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो पेनल्टी वाला 25% है, ये अगले 2-1 महीने में विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब विड्रॉ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है वापस पुरानी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 25% पर आ जाएंगे, 50% से। कल पीयूष गोयल साहब को भी मैं सुन रहा था, वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी बातचीत से भी ये रेफरेंस मिल रहा है। और जिस तरह से भारत ने रेस्पॉन्ड किया है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका इसको नहीं जस्टिफाई कर पाएगा। और कुछ ना कुछ एक क्या रास्ता निकलता है वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और ट्रंप साहब तो किसी भी दिन कुछ बदल जाते हैं। लेकिन एक बात आप देखिए कि उन्होंने टैरिफ के बाद भी भारत की और प्रधानमंत्री की तारीफ लगातार की, बिल्कुल बराबर की है। तो इसलिए वो उस स्पेस को बनाए रखना चाहते हैं। और ये तीनों लोगों के साथ देखकर तो जाहिर है कि उनके लिए बड़ी परेशानी है। और उसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि जिनपिंग के घर पर एक तरह से, वहाँ पर तो वो एक पूरी तरह से वर्ड ऑर्डर बदलने के लिए, वर्ड पावर का जो ऑर्डर बदलने की जैसी स्थिति दिखती है। तो ट्रंप साहब के लिए लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है, तो उससे उनको बड़ा तकलीफ हुई होगी। और भारत भी वहाँ पर था, मतलब विक्ट्री परेड में नहीं था, लेकिन उससे पहले एससीओ की बैठक में था। तो एससीओ की समिट में था, उसमें भी जो चीन की बात भारत के साथ हुई है उसको लेकर भी, और वो तस्वीर भी आई थी पुतिन की और जिनपिंग की और प्रधानमंत्री की, तो वो भी तकलीफ देने वाली थी उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत के रिश्तों में जैसे बाढ़ का होता है ना, बाढ़ का पानी उतरने लगता है जी, तो वो पानी अब उतरने लगा है मेरे हिसाब से भारत और अमेरिका के रिश्तों में। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, जल्दी, क्योंकि जिस तरीके के बयान उनके आ रहे, आपने एक तो बात सही कही कि प्रधानमंत्री मोदी की इन पर्सन उन्होंने तारीफ करना बंद नहीं किया। इनक्रेडिबल मैन, मुझे वो शब्द याद आ गया जो उन्होंने बोला था। टेरिफिक उन्होंने बोला, टेरिफिक। अच्छा, और एक और जो हम देख रहे हैं हर्षवर्धन जी की भारत के साथ रिश्तों में भी जो पहले रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर वो इसे मोदी वॉर कह रहे थे, अब ऐसा नहीं कह रहे हैं। और टैरिफ लगाने को भी वो जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या यही ट्रायंगल की तस्वीर है जो उन्हें नर्वस कर रही है या इनसिक्योर कर रही है?
नहीं देखिए, ये जो ट्रायंगल है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये तो उनको स्ट्रेटजिकली बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जो अथॉरिटी है यूएसए की, उसको कम करता है। यानी यूएसए प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी के साथ दुनिया के अलग अलग मसलों पर बात करता है, वो खत्म हो रही है। लेकिन उससे आगे की बात है, अमेरिका में बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत से जाकर वहां बहुत अच्छी पोजीशंस में है। वहां की जो लॉबी है, जो जिसको इंडस्ट्रियल लॉबी जो कहते हैं, वो पूरी तरह से देख रही है कि अमेरिकी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है जो ट्रंप का टैरिफ है। वहां के जो लोग हैं जिनकी सोशल सिक्योरिटी पिछले कुछ समय में खत्म कर दी। जब बिग ब्यूटीफुल बजट आया था तो क्या हुआ था? सबसे पहले, जिसको एक समय में ओबामा केयर कहा गया, उस पूरे हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम पर सारा पैसा उन्होंने हटा दिया। तो एक तरह से उनके पास सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है। उनके जो प्रोडक्ट आएंगे वो सारे के सारे महंगे हो जाने वाले हैं। अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनके लिए ऑर्डर कम होने लगेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अमेरिका का टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, खजाने में पैसा जा रहा है। राजा खुश है, जनता नाराज हो रही है। ट्रंप और उनके आसपास के लोगों को ये गर्मी अब समझ में आने लगी है। और मुझे भी लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं, उसमें कोई और ऑप्शन अमेरिका के पास भी नहीं, ट्रंप के पास, भारत के पास भी ये बेहतर विकल्प है। और वैसे भी अगर तेल को लेकर इतनी नाराजगी थी तो टैरिफ तेल पर लगाना चाहिए था ना। तेल पर तो टैरिफ लगाया नहीं। तेल तो पुतिन ने तो एकदम एक्सपोज कर दिया ना। अलास्का में क्या बोला कि 20% ट्रेड बढ़ गया अमेरिका और रशिया के बीच में जब से ये युद्ध चल रहा है। यूक्रेन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा वो हमारा ऑयल का सबसे बड़ा बायर हो गया है, अभी 15% के ऊपर चला गया है। तो अगर अमेरिका और यूक्रेन तेल खरीद रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की बात तो बिल्कुल बेमानी है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का निजी अहंकार है जो मुझे लगता है कि जल्दी अब टूट जाएगा। वो खामखा है। खैर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विक्ट्री डे परेड के दौरान ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से ह्यूमन लाइफ को 150 साल तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करते हुए सुना गया। बातचीत के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित बातचीत चीन के सरकारी प्रचारक सीसीटीवी के लाइव कवरेज में हॉट माइक में कैद हो गई। इसमें पुतिन के ट्रांसलेटर को यह कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है, इंसानों के ऑर्गन बेहतरीन तरीके से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा बनेंगे और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ लोगों का अनुमान है कि इस ट्रांसप्लांट की मदद से इंसान 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये बातचीत तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है। अब इसमें मुझे अच्छा और बुरा दोनों समझ में आ रहा है। अच्छा तो ये है कि चलिए ठीक है, एक और नया विज्ञान का चमत्कार, लेकिन खतरनाक इसलिए, इससे तो जो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। पॉकेट में बस पैसा होना चाहिए और हाथों में पावर होनी चाहिए। मीनाक्षी, मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। सुनाइए ना। पौराणिक प्रसंग है कि रावण ने जब शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और शंकर जी प्रसन्न हो गए तो शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि अमर होना ठीक नहीं है। उनका नहीं, आप सब कर सकते हैं, आप मुझे करिए। तो उनका बहुत कष्ट है अमर होने में। तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे रिश्तेदार सब मरते चले जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और तुमको लोग, जनरेशन गैप इतना हो जाएगा कि लोग मानेंगे नहीं और तुम्हारी फजीयत होगी। तो इससे अमर होने में बड़े कष्ट हैं। तो रावण को समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा फिर का मैं तुम्हें अजर कर देता हूँ कि तुम जब तक जीवित रहोगे बूढ़े नहीं होगे। तो मुझे लगता है ये जो प्रयोग है इसमें अजर अमर दोनों का रास्ता खोजने की विज्ञान कोशिश कर रहा है। और जैसे कहा ना, जब तक जिएंगे तब तक युवा रहेंगे। रावण के कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाया है ना, फिर वो राक्षस बुद्धि होगी ना। मुझे लग रहा है किम जोंग ने थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। राक्षस बुद्धि कही है, वैसे नजर आता है कही है। मुझे लगता है किम जोंग ने इसमें थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। जो 150 साल का, अब देखिए वैसे ही जवान, मतलब तब से बने हुए वो, और ये तीनों नेता ऐसे ही है। मतलब पुतिन को भी देखेंगे, शी जिनपिंग को देखेंगे और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को देखेंगे। खोज लिया है। बिल्कुल, तीनों सत्ता पे लगातार बने रहना चाहते हैं, तीनों जवान बने रहना चाहते हैं, तीनों चाहते हैं कि सत्ता जब तक हमारे पास। लाइफस्टाइल भी ये ला सकती है। हम बहुत सारे ऐसे सन्यासियों को जानते हैं जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, इस पे कोई एक्सपर्ट कमेंट? विजय जी। नहीं, मैं तो अजर और अमर में जो है ना, अजर रहना तो फिर भी ठीक होता है, अमर होना जो है प्राकृतिक भी नहीं है और मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन अब जब पावर आपके पास आ जाती है तो आपको लगता है कि वो पावर कितने लंबे समय तक
आपके साथ बनी रहे। ट्रम्प उसको साहब को ये तिकड़ी ऐसा तो नहीं लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब इसके लिए उनसे बात भी कर सकते हैं, भाई इस पर तो ये अलग इशू है, हम इसको साथ ही मिलकर करते हैं। ठीक है, ये हमें भी दे दो, हम भी 150 साल तक रहना चाहते हैं। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग इस इवेंट का रहा है कि किम जोंग उनकी जो बेटी कही जा रही है वो वहां पर उस इवेंट में दिखी, जो 12-13 साल की है अभी, और कहा जा रहा है कि ये उत्तराधिकारी होंगे। तो एक जो डिबेट चल रही थी कि उनकी बहन, और जिस तरह से दिखा है पूरे में इवेंट में, तो उसमें लग रहा है कि वो उस तरफ बढ़ती हुई दिख रहे हैं। अब एक और सवाल है कि क्या कोई लेडी वहां आएगी तो जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म होगी। हम तो थोड़ा अच्छी खबर की तरफ देखते हैं ना, तो शायद वो होता हुआ दिखे। हाँ, क्योंकि लेडी डिक्टेटर्स का इतिहास ज्यादा है नहीं। भारत में रहा है सर, इंदिरा गांधी ने लगाया था ताना। अरे सर हटाया भी तो था उन्होंने ही, भारत में तो ठीक है, हटाया भी तो उन्होंने ही था। नहीं उन्होंने नहीं हटाया था, उन्होंने ही हटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया था, उन्होंने ही चुनाव कराए थे। घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी, एक समय घोषणा चुनाव उन्होंने की थी, न करती। एक समय के लिए तानाशाह होती और तानाशाह रहते रहना। डेमोक्रेसी में तानाशाही नहीं चलती है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अब कोरिया का क्या होगा ये कोरिया वाले जाने। हम आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। चीन में पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन में पहले दिन से साइडलाइन किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीर सामने आई जब एससीओ के मंच पर पुतिन और मोदी बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब शहबाज से कोने में खड़े थे। बाद में पुतिन के सामने ईयरफोन लगाने के दौरान उन्होंने अपनी खिल्ली उड़वा ली। अब एक और तस्वीर आप देखिए, अपना खुद छाता थाम कर एक कॉर्नर में वो खड़े हो जाएंगे। अभी तो वो चलते हुए आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा वो खुद खड़े हो जाएंगे कॉर्नर में। विक्ट्री डे परेड के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब सभी इंटरनेशनल लीडर्स बैठकर एक मंच से परेड देख रहे थे। शहबाज शरीफ खुद अपना छाता लिए बगल में कोने में खड़े हुए थे। जरा वो तस्वीर भी देखिए, ईयरफोन वाली तस्वीर। हमने शायद आप लोगों ने इस पर कल चर्चा भी की। ये एक और नई तस्वीर है, ये तस्वीर सामने आई है। समीर जी, देखिए वहां तो सम्मान जो मिला वो आसिम मुनीर को मिला है। आसिम मुनीर भी वहां पर थे और शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री वहाँ पर थे, लेकिन शहबाज शरीफ जानते कि भाई इस समय, और दुनिया के तमाम देश जानते, ट्रम्प साहब भी जानते हैं कि भाई आसिम मुनीर असली अमेरिका पाकिस्तान के शासक है, इसलिए उनके साथ वो लंच करते हैं, डिनर पे उनको बुलाते हैं। शी जिनपिंग भी उनका सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो पता है कि पाकिस्तान की असली ताकत किसके पास है, क्या शहबाज शरीफ के पास है या फिर आर्मी का जो प्रमुख रहे और जिन्होंने आपको सर्वे सर्वा बना दिया आसिम मुनीर, उनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया जानती है कि भाई आसिम मुनीर जो चाहते हैं वही पाकिस्तान में होता है। तो मुझे लगता है कि उनको सम्मान मिल रहा होगा और शहबाज शरीफ चले गए हैं। तो अभी शहबाज शरीफ ने अपनी छतरी उठा भी ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ उनसे कोई बात करने के लिए नहीं हो और वो कोना पकड़े हुए अपनी छतरी में खड़े हुए हों, ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, पाकिस्तान की मुझे लगता है कि उतनी हैसियत है नहीं जितनी हम लोग चर्चा करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में नहीं देने लायक है, सिर्फ कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि गुंजाइश कितनी है तो जुगाड़ भर की। तो पाकिस्तान दुनिया के लिए बस जुगाड़ भर है। आज अमेरिका को कुछ जरूरत है, चलो जुगाड़ चाहिए तो पाकिस्तान को ले लो। कल रशिया को जरूरत है, वो ले लेगा। चाइना का परमानेंट जुगाड़ है। और मुझे लगता है कि ये बात शहबाज शरीफ बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप हर मंच पर इस तरह से, मतलब वो शब्द कहना ठीक नहीं होता किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान, कल को हमारे साथ फिर आएगा, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दुत्कारा जाता है वो। अब इतनी बार कोई दुत्कारा जाएगा तो उसका स्वाभिमान मर जाता है। और लगातार आप देखिए जो कुछ दिख रहा है, उसी स्वाभिमान आत्मसम्मान की कमी होने की वजह से वो हीन भावना शहबाज शरीफ के चेहरे पर नजर आती है। मीनाक्षी, छतरी वाला फोटो देख करके मुझे वो फोटो याद आ रहा है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और रीगन उनका छाता लेकर चल रहे थे और गाड़ी तक उनको छोड़ने आए थे। तो ये भारत का सम्मान है, पाकिस्तान का आपने देख ही लिया। इसलिए तो मैंने कहा कि सर हमने भी कहानी कुर्सी की में 2 मिनट आखिरी के उनको जरूर दिए हैं, जितने के वो हकदार है।